तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। In a vernier calipers, there are 10 divisions on the vernier scale and 1 centimeter on the main scale is divided in 10 parts. While measuring a length, the zero of vernier lies ahead of 1.8 centimeter and fourth division of vernier coincides with the main scale division. Find the length. तो पहले तो उसने कहा लेंथ निकालो, फिर उसने कहा if zero error of vernier calipers is minus 0.02 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करेक्ट लेंथ। तो जैसे दोनों चीजें बतानी है, तो क्वेश्चन एक बार मैं यहां से फिर से समझा दे रहा हूं। क्या कहा है? इन अ वर्नियर कैलिपर्स देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। मतलब ये जो 10 डिवीजन है ये कहाँ है? वर्नियर स्केल पर। मतलब ये स्मॉल एन की वैल्यू होगी, यही तो हुआ ना वर्नियर पर। तो इसका मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई? 10। ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। और 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उससे हमें क्या मिल जाता है? एक्स मिल जाता है ना। आपको दो क्वेश्चन में वो चीज करके दिखाई गई थी, एक में 10 था और एक में 20 था। तो जस्ट सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक्स देखें तो एक्स क्या होता है? 1 MSD होता है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में डिवाइड किया गया, मतलब 10 पार्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 पार्ट 1/10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखें, पीछे हमने पूरा लिखकर आपको बता दिया था। तो 1/10 सेंटीमीटर, या फिर इसको कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर। While measuring a length, the zero of vernier lies ahead of 1.8 centimeter and fourth division of vernier scale coincide with the main scale division. Find the length. ठीक है। अब उसने कहा कि जो जीरो है वो 1.8 सेंटीमीटर के जस्ट आगे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 1.8। यही तो होता है ना। ये हमने आपको सब चीजें लैंग्वेज में वहां पर समझाई भी थी कि अगर 1.8 के आगे वर्नियर का जीरो है तो इसका मतलब उसके पहले वाली रीडिंग ही तो होती है। मतलब ये एक तरह से कुछ ऐसे रहा होगा। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे हम समझा देते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं कि जैसे ये मेन स्केल हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी हम हटा भी देंगे यहाँ से। बस समझ लो कि जो लैंग्वेज है वो क्या कह रहा है कि जैसे ये मान लिया वर्नियर, ठीक है, ये वर्नियर का जीरो है, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो जीरो है वर्नियर का, दिस लाइज अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं यहां पर 1 रहा होगा, ठीक है, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 और ये हो गया 2। कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी, यही तो इसका मतलब है। अब जैसे अगर हम आपसे कहें, लैंग्वेज बोले कि जीरो ऑफ वर्नियर लाइज अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल मैच कर रहा है ना। यहां पर देखो ये 1 है, ये 5 6 7 8, 1.8 के आगे वर्नियर का जीरो पड़ रहा है, तो उसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया, ठीक है, कि 1.8 के जस्ट जीरो आगे। तो हमें जो उसके पहले की रीडिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मेन स्केल रीडिंग। तो इसका मतलब m यहां से पता चल गया, तो ये हटा देते हैं। तो ऐसे मैंने लास्ट टर्न पे भी समझा ही दिया था आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया कि m यहां पर है 1.8। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, तो ये क्या हो गया? C हो गया, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है फाइंड द लेंथ। अभी वो जीरो एरर छोड़ दो, फाइंड द लेंथ। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, लेंथ मतलब जो ऑब्जर्व रीडिंग हो गई ना, तो ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू m प्लस c इंटू LC। तो चलिए m तो 1.8 हो गया, c 4 हो गया, LC निकालना है। अब लीस्ट काउंट के लिए या तो आपको x और y दोनों पता हो, तो यहां पर कहीं y का तो समझ में आ ही नहीं रहा है। y का मतलब 1 VSD होता है। तो उसने सिर्फ कहा है वर्नियर पर 10 डिवीजन है, लेकिन डिवीजन कितना है ये तो उसने बताया नहीं। बताया कहीं कहीं क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ठीक है, कहीं दिया ही नहीं उसने। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, इसीलिए ये चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है, कि हमें यहां पर y क्लियर नहीं हो रहा है और ना ही कहीं आगे कुछ ऐसा दिया गया है जहां से हम y की वैल्यू निकाल सकें। भाई y तभी निकलता, y का मतलब क्या होता है? एक वर्नियर स्केल डिवीजन। उसकी वैल्यू आपको तभी मिलती अगर वो ये दे देता कि जो ये 10 डिवीजन है इनकी लेंथ क्या है। तो हम एक डिवीजन की लेंथ निकाल लेते, वो y हो जाता, और लीस्ट काउंट हम निकाल लेते x माइनस वाई से, ठीक है।
तो इसका मतलब वो तो उसने दिया नहीं, ठीक। तो अब हमारे पास तो दूसरा फॉर्मूला क्या बचता है? दूसरा फॉर्मूला हमारे पास लीस्ट काउंट का बचता, अभी कुछ लिखना नहीं, dx डिवाइडेड बाई n। तो n उसने दे दिया, x दे दिया, अब बचता क्या है? d। अब ये जो d है वो तो हमें पता है वो होता है n माइनस m। तो चलिए n तो पता है, लेकिन m भी तो उसने नहीं दिया। ये एक प्रॉब्लम हो गई कि उसने m भी नहीं दिया है यहां पर, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालें? तो जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन फंसेगी कि आपको किसी भी तरह से d की वैल्यू फाइंड आउट आप नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी तरह से आपको नहीं पता चल पा रही, तो अगर ऐसा है तो आपको d की वैल्यू 1 लेनी। ऐसे ही अगर मान लिया, मतलब ये तभी कि हमने पहले इसीलिए पूरा क्वेश्चन समझा दिया कि कहीं से ये चीज पता ही नहीं चल पा रही, ना तो d पता चल पा रहा है और ना ही y पता चल पा रहा है। अगर d या y में से कुछ भी पता चल जाता तो हम ये नहीं लिख सकते थे, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा है कहीं से भी, तो हम d की वैल्यू 1 लेंगे। और अगर ऐसे ही कभी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए, पता लगा x ही नहीं पता है, तो x की वैल्यू 0.1 ली जाती है, ठीक है। लेकिन ये तभी ली जाएगी जब पूरे क्वेश्चन को पढ़कर हम कोशिश भी कर लेंगे, दिमाग लगा लेंगे कि क्या कहीं से हमें कुछ पता चल पा रहा है। जब लगेगा बिल्कुल कहीं से नहीं पता चल पा रहा है, तो उसमें से जो भी चीज मिसिंग है उसमें से अगर d मिसिंग है तो उसको 1 लेंगे, x मिसिंग है तो 0.1 लेंगे, क्योंकि नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में यही दोनों चीजें रहती हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको नॉर्मल कैलिपर्स मान लेते हैं, कोई स्पेशल डिजाइन्ड कैलिपर्स नहीं मानेंगे, और उसमें हम इन्हीं चीजों को वहां पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस चीज को आप एक काम करेंगे, जैसे जो जहां पे आप नोट्स लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो वहां पे आप लिख लो, कहीं मिल गया ना कहाँ लिखना है। मतलब ये हम इसलिए रुके हुए हैं कि कहीं तुम स्क्रू गेज वाले में ना लिख लो, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वर्नियर कैलिपर्स वाले सेक्शन में ही जीरो एरर जहां पर था उसके जस्ट पहले जगह रही होगी, वहां पर लिखना है, लिख लेंगे। इफ नथिंग इज गिवन, if nothing is given about d and x, if nothing is given about d and x, about d and x, then take, if nothing is given about d and x, मतलब ये जो स्मॉल d होता है ना, n minus m और x, if nothing is given about d and x, then take d is equal to 1 and x is equal to 0.1 centimeter. d is equal to 1 and x is equal to 0.1 centimeter. जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन में ऐसे ही दिया गया, मतलब उसको चेक करना, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, दिया है मैंने, ठीक है। उसमें भी ये सिचुएशन सामने आपके आती, ठीक है, यही सिचुएशन मेंशन ही नहीं है कि क्या चीज है, तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट वहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। नहीं वो नहीं। इसमें जैसे अगर आप ये लगाओगे तो लगेगा कहां, इफ जीरो एरर दिया गया ना, ठीक है, तो खाली जीरो एरर ही तो पता है, अब सी नॉट भी तो पता होना चाहिए। कहां दिया, कहां गया? अरे गड़बड़ कर दो। फोर्थ डिवीजन तब है जब वो 1.8 आगे है, और जीरो एरर निकालते समय उसमें मैंने बताया भी था कई बार कि जो वहां पर ए और बी है वो आपस में टच करने चाहिए जीरो एरर निकालते समय। जैसे अगर आप यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स में बीच में कुछ आपने लगा दिया, ठीक है, अगर यहाँ बीच में आपने कुछ लगा दिया और उसके बाद जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो जीरो एरर में काम नहीं आता है। जीरो एरर की जहां डेफिनेशन है वहां पर आप देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है कि जब ये दोनों जॉ जो ए और बी हैं, ये दोनों जॉ आपस में टच करेंगे, उस समय इसका जीरो इसके जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। तो उस समय अगर कोइंसाइड कर रहा है तो नो जीरो एरर, लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, आगे या पीछे है,
तो पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर होगी, ठीक है। और उसी समय हम लोग देखेंगे कि अगर ये दोनों आपस में एकदम टच में है एक दूसरे के, तब कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो जीरो एरर में काउंट होगा, ठीक है। ये वाला कभी भी काउंट मत कर लेना, ये तो रीडिंग का है, ये तो तब के लिए व्हाइल मेजरिंग अ लेंथ द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज अहेड ऑफ 1.8 एंड फोर्थ डिवीजन, मतलब जब इसके बीच में कुछ लगा दिया गया तब यहां पर जिसकी लेंथ हम मेजर करें तब 1.8 यहां पर है, जीरो 1.8 के आगे है और फोर्थ डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब तो बात क्लियर हो गई, तो ये चीज यहां पर समझ में आ गई ना कि क्या हमें लेना था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, here take d is equal to 1, ठीक है। तो आपको ये मैंने ऐसे लिख दिया कि टेक d is equal to 1, तो आपके सामने आएगा ना क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं वही चीज, तो भूलेगा नहीं, बाद में भूलेगा कि यहाँ क्यों लिखा गया, इसलिए मैंने लिख दिया ये टेक d is equal to 1। तो जब टेक d is equal to 1 लिखा गया तो आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी कि दिया नहीं गया है, इसलिए हम d की वैल्यू को 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, 1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे m प्लस सी इंटू एल सी। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू m प्लस सी इंटू एल सी। क्या आएगी ऑब्जर्व रीडिंग? 1.84, बिल्कुल सही, नोट कर लिया यहाँ तक। तो ऑब्जर्व रीडिंग जो है वो हो जाएगी मेन स्केल 1.8 के आगे वो लाई कर रहा है जीरो, ठीक है, वो तो हम लोग समझ लिया था, तो मेन स्केल 1.8 हो गया, प्लस फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो सी की जगह हो जाएगा 4, और लीस्ट काउंट कितना निकला है 0.01, ठीक है। यूनिट जरूर ध्यान रखना, अगर सारी चीजें सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो सब सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है, 1.8 भी और 0.01, तो ये आ जाएगा 1.8 एंड प्लस 0.04, दैट इज 1.84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो ऑब्जर्व रीडिंग हो गई, लेकिन उसने जीरो एरर भी आपको दे रखा है, तो हम लोग करेक्ट रीडिंग लिखेंगे, करेक्ट रीडिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में CR लिख लेंगे। तो CR क्या बताया गया था? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर हमेशा विद साइन ही रखी जाती है, ठीक है, विद साइन। ऑब्जर्व रीडिंग 1.84 माइनस जीरो एरर कितना है? माइनस 0.02, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1.86 सेंटीमीटर। अब जैसे यहाँ तो सब हम लोग लिख रहे हैं, वैसे आप देखो एग्जाम में अगर बैठे होते तो ये सब कर कुछ इतना लिखने की क्या ये जरूरत थी? हमें यही पता है कि करेक्ट ऑब्जर्व रीडिंग ये हो गई, करेक्ट रीडिंग में इसी में हम जीरो एरर को ऐड कर देंगे, ठीक है, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद साइन, तो माइनस माइनस 0.02 यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस 1.86 आ गया, ठीक है। तो कैसे आया वो चीज लिख दी गई, नोट कर लिया ये सभी ने। The diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers with no zero error. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale division. The diameter of the cylinder is. Diameter आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वेश्चन फिर से एक बार हम यहाँ से समझा रहे हैं और फिर हम लोग साथ में लिखते भी चलेंगे। The diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers with no zero error, ठीक है। डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उसने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर, अब इस लैंग्वेज पर ध्यान दो, इट इज फाउंड दैट, ठीक है, मतलब ये पाया जाता है कि जीरो ऑफ वर्नियर, जीरो किसका? वर्नियर का, लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर।
मतलब वर्नियर का जीरो इन दोनों रीडिंग्स के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, मेन स्केल रीडिंग पता चल रही ना। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 5.10, बिल्कुल सही। अब वो सब कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि कुछ लोग सोच रहे हैं 5.10, 5.11 फिर 1213 होगा। हमने क्या बताया था कि अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब उसको ऐसे डिजाइन किया गया है, जैसे जैसे जो मीटर स्केल होता है, जो पटरी होती है, उसको कैसे डिजाइन किया गया, उसको डिजाइन किया गया कि अगर यहाँ पर 3 है मान लिया, तो ये 3.1 होगा, ये 3.2 होगा, ये 3.3 होगा, 3.4 होगा, यही तो होता है, ये 3.5 हो जाएगा, ऐसे रहता है। तो इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम देखें तो ये 5.10 अगर है, ठीक है, मतलब हम पूरा स्केल नहीं बना रहे हैं, अगर ऐसे दो ही दिखा देते हैं, मतलब यहां पर अगर इसे डिजाइन किया गया है तो कैसे डिजाइन किया गया, अब सारे पार्ट बनाएंगे तो और मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। मतलब 5.10, तो जो अगला इसका पार्ट है वो होगा 5.1, इसके बीच में कोई डिवीजन नहीं होगा। अगर कभी ये लैंग्वेज आपके सामने लिखी गई है 5.10 है, 5.15 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बीच का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब मान लिया इसका जीरो, उसका 5 हटा दो लास्ट वाला, ठीक है, तो ये 5.1 हो गया, वो 5.1 हो गया, ठीक है। अगर यहां पर देखो तो उसे इस तरह से ऐसे बनाया गया है कि हर एक पार्ट जो है वो यहां पर स्पेसिफाई किया गया इस तरीके से, तो इनके बीच में कोई डिवीजन आप नहीं बनाएंगे। लास्ट टर्न पे भी हमने पूरा डिटेल में समझा दिया था, आपको याद भी है, ठीक है, हमने एक बार बता दिया फिर कि इन दोनों के बीच जीरो लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो मेन स्केल रीडिंग है वो हो गई 5.10, ठीक है। जो पहले वाला होगा, क्योंकि जीरो इन दोनों के बीच में आएगा, तो जीरो के लेफ्ट वाला जो होता है वही मेन स्केल लिया जाता है, तो ये 5.10 हो गया, ठीक है। ऑफ द मेन स्केल, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। वर्नियर का जो स्केल है वो 50 डिवीजन इतने के बराबर है। द 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। अब ये तो रीडिंग का पार्ट हो गया, मतलब ये चीज आपको समझनी है कि ये दिया क्या गया है। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड, मतलब ये सी हो गया ना, ठीक है। अब यहां पर कोइंसाइड कर रहा है विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, मतलब आपको रीडिंग बतानी है। तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि भाई रीडिंग अगर निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा, ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू एम प्लस सी इंटू एल सी। उसने पहले लिख दिया, कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है, तो एम प्लस सी इंटू एल सी हो गया। अब एम तो हमने बहुत जल्दी पता कर लिया 5.10, ठीक है। अब बात आती है सी की, सी उसने डायरेक्टली आपको दे रखा है 24, मतलब इसकी भी टेंशन खत्म। मेन पॉइंट क्या बचा, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, पहले ये देख लो कि कहां हम फंस रहे हैं। जो चीज डायरेक्टली पता है वो तो पता ही हो गई। अब लीस्ट काउंट के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम dx/n लगाते हैं, ठीक है, अगर हम मान ले दो ही फॉर्मूले ना, या तो हमारे पास है x माइनस वाई 1 msd माइनस 1 vsd, ठीक है, उससे हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, और या फिर dx/n से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो यहां पर, तो हमें कहीं d का तो कोई कॉन्सेप्ट उसने दिया ही नहीं। d का मतलब क्या होता है, कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, कहीं पढ़ने में आया आपको, नहीं है ना। तो इसका मतलब d हमें नहीं पता है, तो d नहीं पता है तो ये नहीं कि तुरंत आप d की वैल्यू 1 ले लेंगे। हमने कहा था कि पहले दोनों फार्मूले आप सोच लेंगे कि हो सकता है dx/n से लीस्ट काउंट निकले, या हो सकता है x माइनस वाई से निकले। जब दोनों ही नहीं वहां पर प्रेजेंट होंगे तब d की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ये नहीं कि d की वैल्यू ले लिया हमने। तो d का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे कि भाई d वाला तो लगना ही नहीं, जब d के लिए उसने कुछ दिया नहीं तो हम कहां से लगा देंगे। तो हम x माइनस वाई वाला सोच लें। क्या x आपको पता है, यहां पर x पता है, बिल्कुल पता है। जैसे उसने कहा कि जो वर्नियर का जीरो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम यहां पर ऐसे बनाकर दिखा देते हैं कि ऐसे मान लिया ये वाला जो पार्ट है ये 5.10 है, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो 5.15 होगा, ठीक है। मतलब हम 5 नहीं बनाकर आपको दिखा रहे हैं, हमने सीधे दोनों पार्ट बना दिए, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है जीरो, किसका, वर्नियर का, ठीक है, ये वर्नियर के लिए हो गया।
अब आप देखो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है इसी को तो हम x बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब x हमें पता चल गया, x इज इक्वल टू 5.15 माइनस 5.10, ये भी मैंने आपको समझाया था वहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना आ गया, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। बता रहे थे ना कि अगर रीडिंग इसके बीच में है ये वाली चीजें, तो यहाँ पर x कैसे निकालोगे, x की वैल्यू इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपको बताया गया था कि किस तरह से आप निकालते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। 12.10 लिया था, 12.15 हमने कहा था x निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 12.15 माइनस 12.10, पूरा सब कुछ हमने समझा रखा है, ठीक है। बस वो चीजें जो समझाएगी वो आपके माइंड में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया x की वैल्यू, एक काम हो गया। अब x निकल आया तो हमने देखा कि भाई dx/n वाला कॉन्सेप्ट तो लगना नहीं, ठीक है। तो बचा क्या फिर, x माइनस वाई, क्योंकि d वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता जब वो n और m आपको सब देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ दिया नहीं। तो हमें यहाँ पर n तो पता है, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, ठीक है, लेकिन हमें बाकी चीज नहीं पता है। तो उसने एक पॉइंट दिया कि 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45। अब यहां से आपको y पता चल गया। भाई अगर उसने कह दिया यहां पर कि 2.45 के बराबर है 50 डिवीजन, मतलब यहां पर क्या है जरा देखो, जैसे यहां पर जो वर्नियर है इसमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट हम बना रहे हैं, लेकिन अब पूरा नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे डॉटेड लिख दिया, बना दिया, और फिर ऐसे कुछ और पार्ट ऐसे बना दिए, ठीक है। तो उसने कहा है यहां से यहां तक ये टोटल कितने डिवीजन है, 50, ठीक है। तो ये टोटल यहां से यहां तक 50 डिवीजन हो गए, 50 डिवीजन, ठीक है। और इन 50 डिवीजन्स की लेंथ कितनी है, 2.45, यानी कि ये लेंथ कितनी है, 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है ना। 50 डिवीजन है यहां से यहां तक वर्नियर में, और उसकी लेंथ कितनी है, 2.45। क्या y निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, कि इतने डिवीजन अगर इतने के बराबर है तो एक डिवीजन दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे, ठीक है, यही तो करेंगे। मतलब यहां पर क्या हुआ कि फॉर वर्नियर 50 डिवीजन्स equal to 2.45 centimeter, therefore one division equal to 2.45 divided by 50 centimeter, ठीक है, समझ गया ना। अब ये वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लें, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है यही x की वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग अगले, हम यहाँ पर, आप यही लिखना, ठीक है, मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूं। (2.45/50) मतलब ये आया है कितना, इक्वल टू 2.45, वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 50, ठीक है। तो ये इतने सेंटीमीटर आ गया। अब यही वैल्यू क्या है y, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये कितना आएगा। तो अब सॉल्व करने में है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन देखो हम लोग यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे जहां पर, जैसे हमने देखा कि कोई दिमाग लग के या कुछ ऐसा करके हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो यूजुअल वे में जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करो। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ 50 है, ठीक है, 100 से, 10 से, 1000 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, तो क्योंकि उसमें बस डेसिमल हमें शिफ्ट करना होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.9, और नीचे हो जाएगा 100। 4.9 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 4 के पहले 0.049, ठीक है, बस ये आ गया। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो लेकिन ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, पता लगा सब कहीं यही कर रहे हैं बैठ के। जहां हो जाए इजिली कि 100 बन जाए या 10 बन जाए, वहां पर ये कर सकते हैं। तो 0.049 सेंटीमीटर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू y। समझ में आ गई बात। तो यहां से हमें y पता चल गया। अब y पता चल गया तो लीस्ट काउंट हमें पता चल गया, x माइनस वाई। x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी थी यहाँ पर, 0.05 और माइनस 0.049, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.005
1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लीस्ट काउंट हो गया। अब हम ऑब्जर्व रीडिंग निकाल लेंगे, m प्लस सी इंटू एल सी। मेन स्केल रीडिंग कितनी थी? 5.10। तो ये हो गया 5.10 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन 24। तो यहां पर हमने लिखा 24 और इनटू लीस्ट काउंट 0.001। तो ये 5.124 आ जाएगा, 5.124 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्रू गेज, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो, अभी से अगर अपना बना लोगे ना तरीका पढ़ने का, कैसे हमें क्या करना है, ठीक है, तो आप बेनिफिट में रहेंगे। बाद में धीरे धीरे चीजें हाथ से निकलती जाएंगी, ठीक है। 1 महीना या 1.5 महीना आप मान लो, ठीक है। 1.5 महीना जहां बीता नहीं, मतलब ये बुकलेट और इसके बाद वाली एक बुकलेट और वहां तक का आप मान सकते हो, ठीक है, सेकेंड वाली बुकलेट तक, क्योंकि ये बेस बन रहा है तो हम लोग बहुत थोड़ा सा आराम से चलते हैं, धीमे चलते हैं, ठीक है। और सेकेंड वाली बुकलेट, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर आपके हाथ से सब कुछ छूटने लगेगा, क्योंकि जहां सेकेंड बुकलेट खत्म हुई नहीं कि आपके हाथ से फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये मत सोचो कि सेकेंड बुकलेट के बाद हम बहुत तेज तेज पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, ऐसे उड़ उड़ के पढ़ाएंगे, ऐसे सर पे फैन बांध लेंगे, ऐसे मोटू पतलू बांधते हैं, ठीक है, और वैसे हम उड़ उड़ के पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मोटू पतलू देखते हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़ाएंगे हम ऐसे ही, हम लास्ट तक ऐसे चलेंगे, कभी हम तेज नहीं पढ़ाएंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, स्पीड ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी। तो जो लोग साथ में पढ़ेंगे, जो लोग साथ में प्रिपेयर करते रहेंगे, उनको नहीं फील होगा, लेकिन जो लोग साथ में प्रिपेयर नहीं करेंगे उनको फील होगा, उनको फिर प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। क्योंकि होता क्या है, स्पीड कैसे बढ़ती, जैसे जब हम डिफरेंसेस, जैसे मान लें सेकंड बुकलेट में पूरी मैथमेटिक्स भी पढ़ानी, तो जब सेकंड बुकलेट में मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, या आज ही का ले लो कि आज हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे हम डिवाइड करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या हर बार आपको ऐसे बताते रहेंगे? भाई एक बार सिखा रहे हैं तो बताएंगे। ऐसे ही आगे जैसे डिफरेंशिएशन है, जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, तो हम x टू द पावर 3 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं कि भाई dy बाई dx लिखेंगे तो 3 पहले आएगा, फिर x लिखेंगे, फिर 3 - 1 लिखेंगे, और फिर अगली लाइन में 2 लाइनें खींचेंगे जिसको बोलते हैं बराबर, ठीक है, फिर 3x²। जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन जब एक बार डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, दोबारा हमारे सामने कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है x³ तो सीधे लिख देंगे 3x² होगा, ठीक है। कैसे होगा तुम जानो, हम तो पढ़ा ही चुके हैं। जब जैसे वाइज एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, y = u टू द पावर n वाला, और एक होता है चेन रूल, जिसमें y = जो a sin ω t वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब ये sin ω t वाला कॉन्सेप्ट सोचो, पूरा जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो पूरा अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। इसी तरह SHM वेव, उसमें बहुत जगह पर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जब पढ़ाएंगे तब तो आपको इसमें बहुत आराम से अच्छे समझाएंगे कि कैसे कैसे ये होता है, बट बाद में तुम्हारी प्रॉब्लम है उस चीज को याद रखना। अगर आप याद नहीं रखोगे, अब पता लगा हम SHM पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें बार बार डिफरेंशिएशन थोड़े समझाएंगे, हम एक लाइन में लिख देंगे कि हाँ ये dy बाई dx करना है, तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ω t, बस खत्म। अब जिसने उस समय पढ़ रखा होगा ध्यान से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वो सोचेगा ये साइन था, कॉस कहां से आ गया, ये ओमेगा 1 था, ये 2 कहां से आ गए, फिर बैठ के सोचते रहो। तो इसीलिए अभी आपको ध्यान से समझना है सारी चीजें। अगर साथ में कवर करेंगे, साथ में चलेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीड यही होता है ना, स्पीड बहुत तेज नहीं पढ़ाते, ऐसे पढ़ाएंगे, आराम से ही पढ़ाएंगे। लास्ट तक तुम देखो, जो लोग हमारे पास पढ़ चुके हैं उनको पता है कि हम आखिरी तक ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। कभी हमारी स्पीड बहुत तेज नहीं होती, लेकिन वो स्पीड आपको फील होगी, क्योंकि उसमें लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक बॉडी अगर आगे जा रही है, दो वेलोसिटीज अगर अपोजिट हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में ये वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और अगर दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में है, v1 और v2, मान लिया दो बस जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, जैसे जब आप ट्रेन से जाते हो या बस से जाते हो, तो क्या होता है कि जैसे जो बस
आपके अपोजिट से आ रही, ठीक है, आप इधर से जा रहे हो तो लगता है बहुत तेज जा रही या ट्रेन, लेकिन जो आपकी ही डायरेक्शन में आपको क्रॉस कर रही है वो धीमे लगती है, वो उतनी तेज नहीं लगती, क्योंकि जब अपोजिट वेलोसिटी जाती है तो ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट हो जाती है। तो जो हमारे साथ साथ चलता है उसको ये फीलिंग आती है धीमे धीमे ही सर चल रहे हैं, और पता लगा हम आगे पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम पढ़ रहे हो मैकेनिक्स, हम आगे भाग रहे हैं तुम पीछे भाग रहे हो, तो तुम्हें तो हमेशा स्पीड ज्यादा ही लगेगी हमारी। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो होशियार रहो, ज्यादा मतलब अभी से साथ में चलना, ठीक है, अपने आप को सेटल करना, ये तुम्हारा जो इस समय का है सिचुएशन, उसमें तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, तो आपको उस समय को समझना है कि हमें पूरे सेशन में अपने आप को कैसे सेटल करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं स्क्रू गेज, यूज ऑफ स्क्रू गेज टू मेजर डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर या मेजर थिकनेस ऑफ अ गिवन शीट, मतलब बहुत स्मॉल मेजरमेंट जो है उन्हीं के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे कहीं पर कोई वायर है उसका डायमीटर निकालना है या फिर कोई थिकनेस शीट की हमें निकालनी है, तो हम लोग इस स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का क्यों यूज नहीं करते हैं? कर सकते हैं, उसका भी कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं तो नॉर्मली डेसिमल के 2 प्लेस तक निकलता है। जैसे अगर नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वो 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो उसका सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे ही स्क्रू गेज की बात करेंगे तो उसका क्या होगा? 0.001 सेंटीमीटर। मतलब अगर मीटर स्केल से कोई चीज मेजर करते हैं तो इतना ही मेजर करेगा। अगर हम वही चीज वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करेंगे तो डेसिमल के 2 प्लेस तक, और अगर वर्नियर कैलिपर्स की बजाय स्क्रू गेज यूज करेंगे तो डेसिमल के 3 प्लेस तक वो मेजर करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्नियर कैलिपर्स का था, ठीक है। तो स्क्रू गेज इस तरह का रहता है, ये जो है स्क्रू गेज में इस तरह का इसका पूरा कंस्ट्रक्शन फीचर रहता है। तो ये जो यहाँ बना होता है, जैसे हम आपको दिखा भी देते हैं, स्क्रू गेज बहुत छोटा ही रहता है, इस तरह से बहुत छोटे वायर वगैरह को मेजर करने के काम आता है। तो देखो ऐसे ही है ना, जैसा ही डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से ये है, ठीक है। इसके बीच में कोई चीज फंसा देते हैं और इसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, जो भी हमें करना रहता है। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ चीजें हैं अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डायग्राम समझ लो क्या क्या चीजें। इसमें ये वाला पॉइंट तो फिक्स रहता है, ए जो है इसको स्टड या एनुअल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का जो पार्ट बना रहता है ए, तो ये बिल्कुल वर्नियर कैलिपर्स में जैसे जॉ होता है, ठीक है, उसमें ए और बी थे, वैसे यहाँ पर ए और बी है, बस उसके नाम बदल दिए गए, इसको स्टड या एनुअल बोलते हैं, कई बार जॉ भी बोल देते हैं, ए एंड बी। और ये जो होता है इसको स्पिंडल और स्क्रू बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम ही स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज अगर नाम है तो फिर स्क्रू के कॉन्सेप्ट पर, नट बोल्ट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया स्पिंडल और स्क्रू। ये जो यहाँ पर है ये वाला पार्ट जिसके ऊपर ऐसे से निशान बने, ये इसका सर्कुलर या हेड स्केल कहलाता है, मतलब एडिशनल स्केल। क्योंकि जैसे वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, वैसे यहाँ पर भी 2 स्केल है। एक ये मेन स्केल हो गया, ये वाली जो स्केल यहाँ पर है ये मेन स्केल कहलाती है, लीनियर और मेन और पिच स्केल, ठीक है। पिच क्या है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर एक ये लाइन ड्रॉ की जाती है जिसके ऊपर ये निशान बनाए गए, इसको बेस लाइन बोला जाता है। ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन कहलाती है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये बेस लाइन हो गई, या ये पूरी स्केल को हम लीनियर और मेन या पिच स्केल बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर है सर्कुलर टाइप का रहता है, इसके ऊपर निशान बनाएंगे, इसको हम लोग सर्कुलर या हेड स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये जो हैंडल जो यहाँ पर है उसको थिम्बल बोलते हैं, और ये रेचेट कहलाता है जो ये पीछे लगा हुआ है, उसका क्या पर्पज होता है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया डायग्राम। अब ये बेस किस पर होता है? ये बेस होता है किस पर? नट बोल्ट या स्क्रू वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। इसे नट बोल्ट सभी ने देखा होगा, ठीक है, सामने नट बोल्ट, ये तुम्हारे उसमें नहीं बना हुआ। तो ये नट बोल्ट वाले कॉन्सेप्ट पर इसको घुमाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और वापस ओपन करते हैं। तो जैसे इसमें होता है ना कि हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, उल्टा घुमाते हैं तो पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये नट बोल्ट वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। अच्छा बताओ इसमें नट कौन सा है, बोल्ट कौन सा है? ये नट है या बोल्ट? बोल्ट है ना। और ये
ये नट है, ठीक। चलो खैर इतना तो पता है। नट बोल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वही स्क्रू गेज में यूज होता है, ठीक है। तो जैसे ये काम करता है वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर ये वाला काम करता है। तो ये जो यहाँ पर ये बना हुआ पार्ट, इसी के अंदर बिल्कुल जैसे ये नट होता है ना, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर रहता है और ये एक तरह से बोल्ट की तरीके से काम करता है, जिसको स्क्रू बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह से काम करता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें समझना है, जैसे इसमें आया था ये पिच, तो पिच का मतलब क्या है? तो इसके ऊपर ये जो धारियां बनी होती हैं, ठीक है, ये धारियां वैसे तो सर्कुलर होती हैं, बट ये एग्जैक्ट सर्किल नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग अगर आप देखो तो स्प्रिंग में भी ऐसे रहता ना, ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग रहते हैं, लेकिन ये बने तो सर्किल में है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्किल नहीं होते हैं। अगर हम स्प्रिंग के थोड़ा सा हम इसको ऐसे दूर दूर करके दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे देखो, तो स्प्रिंग में अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो हम एक सर्कल जब कंप्लीट करते हैं ऐसे, तो हम इतना ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे कोई भी स्प्रिंग लो आप, उसके साथ में अगर आप चलो, तो जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे आप धीरे धीरे उसके साथ ऊपर पहुंचते जाएंगे। मतलब इसका जो ये पाथ होता है वो हेलिक्स टाइप का होता है, ठीक है, हेलिकल पाथ। तो यहाँ पर होता है क्या है कि आप अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक चक्कर लगाकर यहाँ पर आते हैं, तो जितना आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच। तो आप कोई भी नट बोल्ट ले लो आप, और उस नट बोल्ट की जो थ्रेड है, इनको हम थ्रेड्स बोलते हैं, तो ये जो थ्रेड बनी हुई है, तो यहाँ पर जो मार्क्स बने हुए हैं, तो ये आप अगर देखेंगे तो कहीं से भी स्टार्ट करोगे उसके साथ घूमते 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 आप ऊपर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब कोई भी सर्किल कंप्लीट करोगे हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन आती है। यही हम लोग जब मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, लेकिन उसका एंगल 0, 180, 90, ये तीन एंगल के अलावा कोई एंगल होता है, मतलब 0 ना हो, 180 ना हो और 90 ना हो, क्योंकि 0 और 180 में तो लीनियर पाथ हो जाता है, 90 में उसका पाथ हो जाता है सर्कुलर। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है किसी, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इसमें वो किसी एंगल पर एंटर करता है चार्ज पार्टिकल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी, तब उसका जो पाथ बनता है वो इस तरीके का ऐसा पाथ बनता है, ठीक है। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज पिच, तो सेम चीज आएगी। अब जैसे आज आपने यहाँ पर समझ लिया पिच क्या है, तो यहाँ पर दोबारा आपको टाइम ही नहीं लगेगा, प्रॉब्लम ही नहीं होनी है पिच क्या है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ से ऊपर तक एक रिवोल्यूशन में जितना हम शिफ्ट कर जाते हैं उसी को हम पिच बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या कहा, एक रिवोल्यूशन, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एआई ट्रिपल में उसने एक बार क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन हमने दे दिया है, उसने एक की बजाय 2 रिवोल्यूशन में कहा वो इतना घूम जाता है। अब पता लगा आपने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, आपने सोचा कि जितना वो ऊपर चला गया उसी को हम पिच बोल देते हैं, लेकिन नहीं, एक रिवोल्यूशन में जितना वो ऊपर जाएगा, एक चक्कर लगाने पर जितना वो ऊपर जाएगा उसको हम पिच कहेंगे। तो अगर उसने कह दिया 2 में वो 1 मिलीमीटर ऊपर जाता है, तो ये 1 मिलीमीटर पिच नहीं होगी, एक रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, 1/2 मिलीमीटर, तो इसको आप पिच कहेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना, पिच का मतलब एक रिवोल्यूशन में जितना ऊपर जाते हैं उसको हम पिच बोलते हैं। सारी चीज समझ में आ गई। यहाँ पर वापस आ जाते हैं यहाँ पर, तो हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं इसी में सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात करें या पिच की बात करें तो वो तो हमें क्लियर हो गया। यहाँ पर एक चीज और देखो कि जब हम इधर से इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, चढ़ जाता है। जैसे हमें ये लगता है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये भी बाहर से आगे की तरफ निकल आएगा, ये नहीं निकलता है, ठीक है। जब आप इसको घुमाते हैं तो ये कवर होता जाता है, यानी कि हमें ये लगता है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो ये अगर ए और बी आपस में टच कर गए, ठीक है, तो ये पार्ट हमें ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें ये जो मेन स्केल होती है ये फिक्स होती है, ये नहीं मूव करती है। मूव क्या करता है, ये जो थिम्बल होता है, ये सर्कुलर स्केल, ये पूरा मूव करता है। तो जैसे जैसे आप घुमाएंगे इसको, ये इसके ऊपर चढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता लगा ए और बी आपस में टच है और ये मान लिया 10 मिलीमीटर बाहर निकल आया, तो इसकी रीडिंग 10 मिलीमीटर हो जाएगी, जबकि जब यहाँ कुछ आपने लगाया नहीं तो रीडिंग वहां पर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं मूव करता है, ये मूव करता है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कि जब इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, यहाँ पर जैसे ऐसे हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर,
ठीक है, अब मार्क्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं, ये तो दिख रहा होगा। और ये थिम्बल हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख, ठीक है, इसको ऐसे घुमाते चले गए इस तरीके से, और ये उसके ऊपर चढ़ जा रहा है। अब देखो ये इसमें टच कर गया और वो जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा था सेक्शन, वो गायब हो गया। तो ये जो थिम्बल होता है ये इसके ऊपर कवर कर देता है। तो कवर करने का मतलब क्या है कि जब यहाँ हमने कुछ लगाया नहीं तो रीडिंग क्या होनी चाहिए, 0। तो जब रीडिंग मेन स्केल दिख ही नहीं रहा, तो मेन स्केल अगर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब रीडिंग क्या हो गई, 0। मतलब मोटे मोटे तौर पे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। ये जो रैचेट है इसका काम क्या होता है क्या है कि इससे हम लोग बहुत मतलब थिन चीजों को मेजर करते हैं। जैसे मान लिया कोई वायर है, अब वायर जैसे ये घरों में जो वायरिंग की जाती है, इसका एक वायर निकालो, ठीक है, तो पतला सा वायर होता है। अब उस वायर का अगर हमें रीडिंग लेना है, या जैसे हम लोग वेव में, एक हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया हो सोनोमीटर का, तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में जो उसमें वायर होता है उसकी डायमीटर या रेडियस को निकालने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। तो अब अगर हम उसमें स्क्रू गेज का यूज करें, अब पता लगा वो वायर है, हमने इसके बीच में वायर फंसाया, ठीक है, और यहां से टाइट कर दिया। अब वो वायर चूंकि पतला है तो कितना ही मजबूत होगा। अब पता लगा आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा कस के टाइट कर देते हैं बिल्कुल बढ़िया रीडिंग आ जाए, पता लगा बेचारा वो वायर पिचक गया, ठीक है। अब वो पिचक जाएगा तब क्या होगा, उसका डायमीटर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, क्योंकि आपने उसको कस के टाइट कर दिया। तो टाइट किया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बस ऐसे लाकर इसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसको घुमाया जाता है। तो जब ये चीज घुमा दी जाती है तो जितना टाइट होना होगा उतना हो जाएगा, उसके बाद ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा, और कट कट की आवाज आएगी। जैसे आप देखो यहाँ पर ये आ रही ना, ठीक है, तो ये आवाज आती है। इस आवाज का आने का मतलब है कि ये जितना टाइट होना था उतना हो चुका है, इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं। पता लगा सुबह जिम करके आए, सारा जोर इसी में लगा दिया, ठीक है, तो इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको एकदम नॉर्मली ऐसे लाते हैं और फिर इसको घुमाते हैं, तो जितना घूमना होता है इसको अपने आप घूम जाता है, और फिर ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे अब और ज्यादा हमें टाइट नहीं करना, वरना वो पतली सी चीज है, वो पिचक भी सकती है, फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो भी इसमें चीजें हैं उनका ये रोल हो गया कि किसका क्या रोल है। क्योंकि देखो जब इसका क्वेश्चन आएगा तो हमने आपको बता दिया था कि अभी तक आईआईटी में जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें उन्होंने डायग्राम बनाकर भी क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आप अगर अपने यहाँ का प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, आज तक कभी भी आपके यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया जिसमें उन्होंने डायग्राम बनाकर दिया हो, ठीक है। तो अगर वो डायग्राम बनाकर नहीं दे रहे हैं और वो सारी चीज लिख कर आपको दे रहे हैं, तो वो डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन पकड़ पाओगे। अब पता लगा डायग्राम ही नहीं, वो क्या लैंग्वेज लिख रहा हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए डायग्राम्स को याद रखना समझना जरूरी था, ठीक है। चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर एक एक चीजों पर। अब जैसे पिच अभी आपको समझाया गया था, देखो वही डेफिनेशन लिखी है, it is the linear distance along the axis moved by the screw in one round, ठीक है। क्या कहा गया, इट इज द लीनियर डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस मूव्ड बाय द स्क्रू, मतलब वही जो स्क्रू या जो बोल्ट होता है वो एक रिवोल्यूशन में, वन राउंड में कितना मूव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। इट इज द लीनियर डिस्टेंस, पिच क्या है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन राउंड, वन राउंड को अंडरलाइन भी कर लो, एंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स ऑन इट, और दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखो इनके ऊपर ये ऐसे बोल्ट के ऊपर ये थ्रेड्स बनी है ना, जैसे एक ये थ्रेड बनी हुई, एक ये थ्रेड बनी, तो इन दोनों थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पिच। अब नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट के लिए अगर हमने पिच समझ लिया तो वहीं पर हम लोग नीचे लिख लेंगे, लीस्ट काउंट को जैसे हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा था LC, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई N होता है, ठीक है। पिच क्यों समझाया गया, क्योंकि यहां पर लीस्ट काउंट निकालने का तरीका यही है, P डिवाइडेड बाई N। तो पिच अगर आपको नहीं पता है तो आप लीस्ट काउंट नहीं निकाल पाएंगे, तो पिच P डिवाइडेड बाई N हो जाता है, ठीक है। तो P तो पिच है, ऊपर आपको बता ही दिया गया, N के आगे लिख लेंगे, N के आगे लिखेंगे
वर्नियर कैलिपर्स में n क्या था? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर का मतलब एडिशनल स्केल, तो यहां पर एडिशनल स्केल क्या होती है? सर्कुलर स्केल होते हैं। यानी कि यहां पर जो n है वो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो n के आगे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर एक हेडिंग डाल लेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अब सब कुछ आसान है इसमें, क्योंकि हमें वर्नियर कैलिपर्स अच्छे समझ में आ गया, तो इसमें सब कुछ वैसे ही है, कोई अलग से पॉइंट, यही पिच वाला पॉइंट बस अलग है। ऑब्जर्व रीडिंग, तो ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला वही हो जाएगा, क्या था? m प्लस c इंटू एल सी। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू m प्लस c इंटू एल सी। m क्या है? मेन स्केल रीडिंग, तो m के आगे लिख लो मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। सी के आगे लिख लेंगे, जैसे सी उसमें था कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यही तो था कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? सी। यहां पर देखो अगेन वही रहेगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर की जगह सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर। लेकिन यहां पर मेन स्केल से वो कोइंसाइड नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि मेन स्केल इधर है और ये इधर है, तो इसीलिए यहां पर ये जो लाइन एक ड्रॉ की गई है, यहां पर ये वाली लाइन, इसको नाम क्या दिया गया? बेस लाइन नाम दिया गया, ठीक है। तो यहां पर आपको यही चीज करना है कि आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन किसका? सर्कुलर का। सब कुछ है वैसे, बस उसमें मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा? बेस लाइन के साथ में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। मतलब क्या बना सी का डेफिनेशन? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, ठीक है, लिख लेंगे सी के आगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, विद बेस लाइन। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, ठीक है। अब इसके बाद इसमें साथ में देख भी लेते हैं, जीरो एरर भी साथ ही में निपटा लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। जीरो एरर, जीरो एरर के लिए फिर से कोई अलग पॉइंट नहीं, जैसे उसमें हमने क्या बताया था, जीरो एरर निकालते समय सबसे पहले क्या होता है कि ए और बी दोनों आपस में टच करने चाहिए। भाई जीरो एरर अगर आप निकालोगे तो आप जीरो एरर रीडिंग के साथ तो निकाल नहीं सकते। भाई जैसे आपसे कहा जाए कि आपको इस इंस्ट्रूमेंट से एक वायर दिया गया और आपसे कहा गया कि इस इंस्ट्रूमेंट से आपको उस वायर का डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो जैसे आपसे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया जाए और आपको ये पता है कि भाई इसमें एरर भी होती है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? डायमीटर थोड़े मेजर करोगे कि पहले डायमीटर ही मेजर करने लगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको चेक करोगे कि ये सही है या गलत है, कोई इसमें जीरो एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसके बीच में कुछ नहीं लगाएंगे और आप इसको पूरा टाइट करेंगे, ठीक है, इसको टाइट कर दिया। अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसमें कोई जीरो एरर है या नहीं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई जीरो एरर है तो उस जीरो एरर को हम पहले निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो एरर निकालते समय ये दोनों जो है इनके बीच में, यानी कि ए और बी जो जॉर्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या अभी जो आपको नेमिंग यहाँ पर बताई गई,
तो आप यहाँ पर ये जो ए और बी आएंगे उनके बीच में कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ए और बी आपस में टच करने चाहिए, तब हम जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही लिखा गया ना, इट अकर्स व्हेन फेसेस ए एंड बी, फेसेस ए एंड बी, उनको ए और बी को बोल दिया गया यहाँ पर, फेसेस ए एंड बी टच ईच अदर बट, तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया, इट अकर्स when faces A and B touch each other, मतलब उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, but zero of circular scale does not coincide with the baseline, ठीक है। तो यही बात तो पहले भी आपको बताई गई थी, वर्नियर में भी यही बात बताई गई, वही स्क्रू गेज में बताई गई, ठीक है। तो जैसे अगर हम पहले वाले को देखें तो यहाँ पर आप देखो कि ये पूरा डायग्राम नहीं दिखाया गया, लेकिन हम जीरो एरर पढ़ रहे हैं तो हमने पहले बता दिया दोनों को आपस में टच करा देते हैं, ठीक है। अब वो तो आपस में टच होंगे, यहाँ पर आप देखो कि इसका जीरो एक्चुअल में ये हल्का सा दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पर ऐसे शो किया गया है कि ये जीरो, मतलब यहाँ कोई रीडिंग नहीं दिख रही, जैसे आप देखो जीरो के बाद कुछ दिख रहा है ना, 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है, कुछ नहीं। तो ये आपको ये दिखाया गया कि इसने ये जो यहाँ पर थिम्बल था, तो इसने आकर इसको पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, इसको पूरा कवर कर लिया, और इसका जीरो हमें मेन स्केल का जीरो नहीं दिख रहा है। तो ये मतलब बहुत हल्का सा दिखा दिया गया कि आप समझ जाएं कि हाँ पूरा इसको कवर कर दिया गया है, ठीक है। अब आप देखो ये बेस लाइन की सीध में जीरो आ रहा है, किसका जीरो, सर्कुलर का जीरो बेस लाइन की सीध में है। तो अगर वो बेस लाइन की सीध में होगा तो क्या कोई जीरो एरर होगी, नहीं होगी, ये बिल्कुल क्या ये तो कैसी एरर होती है, पॉजिटिव जीरो एरर। आप देखो यहाँ पर कि जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, तो मतलब इस चीज को हम घुमा रहे हैं, और जब हमने पूरा टाइट किया तो हमने क्या देखा कि बेस लाइन तो यहाँ है, ठीक है, जबकि इसका जीरो यहीं पर रुक गया। तो ये पहले ही रुक गया ना, इसको कायदे में बेस लाइन तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही रुक गया। तो अगर पहले रुक जाएगा तो कैसी एरर, पॉजिटिव। तो इस चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो जीरो है सर्कुलर का वो बेस लाइन के नीचे है, ठीक है, मतलब पहले रुक जाने का मतलब बेस लाइन के नीचे है ना, ये बेस लाइन की सीध में बेस लाइन के नीचे, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो बेस लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन के नीचे, तो इस केस में कैसी एरर होगी, पॉजिटिव जीरो एरर होगी। तो इसके नीचे आप लिख लो पॉजिटिव इंप्लाइज दैट करके पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। और अगेन पॉजिटिव जीरो एरर है तो आपको क्या लेना है, सी नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब वही पूरा सब कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहां पर सी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लें चाहे नीचे लिख लें, जैसे भी जगह हो, ठीक है, उसी के नीचे लिख लेंगे आप, सी नॉट इज इक्वल टू सी। इस केस में आपको सी नॉट की वैल्यू सी के बराबर लेना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि ये यहां पर है, ऐसे दिखाया गया। अब ये यहां पर मेन स्केल का जीरो है, ठीक है, और जो वर्नियर है उसका जीरो इधर चला गया, कैसी एरर, नेगेटिव, मतलब ये आगे भाग गया इधर साइड में। तो ऐसे आप देखो कि जब हम इसको टाइट कर रहे थे तो टाइट करके हम यहां तक इसको लेकर आए, यहीं पर ही रुक गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन हो सकता है वो इसको क्रॉस करके आगे चला जाए, मतलब ऐसा हो जाए जैसे बहुत बार हम इसको यूज करते रहे तो इसके ये जो एंड थे वो घिस गए, तो जब घिस गए तो इसको मिलाया गया, तो जब मिलाया गया तो जीरो यहां पर नहीं रुका, ठीक है, पहले रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहां से यहां तक भी नहीं रुका बल्कि और आगे भाग गया, ठीक है। तो यानी कि वो अंदर की साइड में ऐसे चला गया। तो इस केस में कैसी एरर थी, नेगेटिव। तो जब पहले ही रुक गया था तो पॉजिटिव, और जब आगे की तरफ चला गया तो नेगेटिव। तो ये इस केस में देखो क्या, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एबव बेस लाइन। तो अगर बेस लाइन के ऊपर जीरो पहुंच गया तो कैसी एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो लिख लेंगे आप यहां पर नेगेटिव जीरो एरर। और इस केस में अगेन हम लोग लेंगे सी नॉट इज इक्वल टू क्या लेंगे, एन माइनस सी ही लेना है, सी नहीं लेंगे, सी लोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना। आगे आप देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बाकी सब कुछ वैसे ही। ये जो व्हेन फेस एंड बी टच ईच अदर, इसी के आगे लिख लेंगे आप जीरो एरर इज इक्वल टू सी नॉट इंटू एल सी।
जीरो एरर इज इक्वल टू सी नॉट इंटू एल सी। जो लिखा हुआ है ना, व्हेन फेसेस ए एंड बी टच ईच अदर, उसी के आगे लिख लेंगे जीरो एरर इज इक्वल टू सी नॉट इंटू एल सी। अभी जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, तो वो तो हम फॉर्मूला जब यूज करेंगे जो जैसी सिचुएशन होगी वैसा कर लेंगे। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो यहाँ पर साइन प्लस का रहेगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। और बाकी देखो इसमें कोई चेंज नहीं, करेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन, वही फॉर्मूला है ना सेम, जैसा वहां समझाया गया था सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। भाई अगर जीरो एरर प्लस में है तो उतना ज्यादा मेजर करेगा, तो हमें उतना घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जब प्लस में रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब जीरो एरर माइनस में होगी तो उसका मतलब होता है वो हमेशा उतना कम मेजर करेगा, तो कम मेजर करेगा तो आपको उतना ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ माइनस में एरर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आप बस जीरो एरर को विद साइन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और बाकी ये भी बता दिया गया था जीरो एरर इक्वल टू माइनस जीरो करेक्शन। कभी भी अगर आपको जीरो करेक्शन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसके पहले माइनस लगा देंगे तो वो जीरो एरर हो जाएगा। कोई भी फार्मूला अगर आप देखो यहाँ पर, तो क्या कोई भी फार्मूला अलग आपको मिला है वर्नियर कैलिपर से? नहीं ना, बस ये एक पिच वाला कॉन्सेप्ट अलग था, ठीक है, और लीस्ट काउंट वाला P बाई एन था। लेकिन बाकी अगर आप देखो उसमें dx बाई एन था, इसमें dx की जगह पर क्या आ जाता है, P। ऑब्जर्व रीडिंग का भी वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। जीरो एरर भी उसी तरीके से है, अगर पॉजिटिव है तो C और नेगेटिव है तो n माइनस सी। अगर जीरो एरर का ये फॉर्मूला देखो, ये भी वही फॉर्मूला है, ऑब्जर्व करेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस जीरो करेक्ट, सारी चीजें वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं स्क्रू गेज के, ठीक है। स्क्रू गेज में आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें, ये जो ये है, ठीक है, जो मेन स्केल है, क्योंकि इससे बहुत स्मॉल मेजरमेंट किए जाते हैं, तो मेन स्केल जहां पर है वहां पर आप देखो ऐसे जो निशान बने होते हैं तो वो सब मिलीमीटर में ही होते हैं। मतलब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये मतलब 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मिलीमीटर रहते हैं। तो ये मार्केट में जैसे अगर आप लेंगे तो ऐसे स्क्रू गेज मिलते हैं छोटे से ऐसे, ठीक है, क्योंकि उनसे छोटे ऑब्जेक्ट के ही डायमेंशंस को मेजर किया जाता है, तो उसके ऊपर मेंशन होता है, मतलब इनकी भी रेंज होती है। जैसे ये जो स्क्रू गेज हमारे पास है, इसके ऊपर लिखा गया है 0 to 25 mm, मतलब ये 0 से 25 mm तक की चीजों को ही सिर्फ मेजर कर पाएगा, उससे ज्यादा चीजों को, उससे मतलब उसके बियॉन्ड रेंज में है अगर कोई चीज तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। इवन इसके ऊपर इसका लिस्ट काउंट भी लिख दिया गया है 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ मेंशन है। तो यहाँ पर ये चीज बताने का पर्पस क्या था कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो रीडिंग अगर पढ़नी हो तो मेन स्केल रीडिंग आप कितनी पढ़ोगे, जरा बताओ जल्दी से, कितने mm दिखाई गई? 5.3। अभी यही समझा रहे थे, तुम क्या समझ रहे थे बताओ? ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर ही है ऑलरेडी, तो ये 1 2 3 4 ये 5 मिलीमीटर, ये 6 होगा, 7 होगा, 8, तो ये 8 mm है। ये मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या है, 8 mm की रीडिंग ये यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ऐसे नहीं 5 पॉइंट समथिंग पढ़ेंगे, ये मिलीमीटर में ही बने होते हैं, ठीक है। इस पे जो ये निशान बने होते हैं इसमें वैसे ही बना दिए जाते हैं, ठीक है, मिलीमीटर वाले ही सब बने होते हैं, इसमें भी वैसे ही बना हुआ है। जैसे इतना हमने ओपन किया है तो ये 10 मिलीमीटर यहाँ दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है 10, तो ये 10 जो लिखा हुआ है या जो 5 लिखा वो सेंटीमीटर थोड़े हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इतना थोड़े होता है, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर है वो, मतलब 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको इसी ध्यान रखनी है कि ये डायरेक्ट mm में ही दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ऑफ पिच 2 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट उसने क्वेश्चन में दे दिया लीस्ट काउंट आपको बताना है स्क्रू गेज का जिसका पिच और नंबर ऑफ डिवीजन दे दिए गए, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई N, ठीक है। तो P का मतलब क्या है 2 mm और N का मतलब क्या है 100। देखो यूनिट्स को जरूर ध्यान दो, कभी मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में कैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो आंसर कैसे दिया गया वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे सारे मिलीमीटर में है तो हमें आंसर मिलीमीटर में ही चाहिए, तो ये 2 mm है डिवाइडेड बाई 100 कर दिया तो कितना आ जाएगा 0.1
0.02 mm। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को लग सकता है ऐसे क्वेश्चन थोड़े पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम खुद ही देख लो, 2020 नीट में पूछा गया। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड तो है क्वेश्चन। A screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, नीट 2020 में पूछा गया। इस साल वाला भी क्वेश्चन आपको हमने बताया था, वो भी क्वेश्चन आराम से सिंपल सा ही क्वेश्चन था, जैसे कराया था वैसे जस्ट पूछा गया था। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एन। तो अब किसने यहाँ पर पिच पूछ दिया। पिच को ये भी कह सकता है दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस बताओ। जैसे उसको लैंग्वेज चेंज करनी है तो उसने पिच ना पूछकर कह दिया व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स। तो दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को हम पिच ही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब अगेन पी निकालना है। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल सी इंटू एन। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 और इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ पर 50 इंटू 1 करेंगे 50 आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाना है यानी कि 0.5 mm आ जाएगा। नोट कर लेना आपने। एक इसमें भी डायग्राम का आपको क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने एक डायग्राम का क्वेश्चन उसमें भी किया था ना कि आपको जस्ट वर्नियर और मेन स्केल दोनों बनाकर दे दिए गए थे और उसी से सारी चीजें आपको निकालनी थी। ठीक है, पूरी रीडिंग। तो वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है ये। ठीक है, आपको यहाँ पर इसी डायग्राम से सब कुछ निकालना है। बस उसने यहाँ पर पिच दे दिया कि इफ द पिच ऑफ स्क्रू इज 1 mm, फाइंड द रीडिंग रिप्रेजेंटेड इन फिगर बिलो। क्या आएगा? फर्स्ट 2.967 मिलीमीटर। सभी लोग ट्राई करें एक बार, देखते हैं। जैसे अगर रीडिंग उसने कहा है तो एक बात तो तय है कि अगर रीडिंग आपसे कहा गया है तो रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? m प्लस सी इंटू एल से। मतलब हमारे दिमाग पे तुरंत होना चाहिए कि भैया हमें लीस्ट काउंट तो चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? अगर रीडिंग निकालनी है तो लीस्ट काउंट या तो मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में, और अगर मेंशन नहीं है तो पहले लीस्ट काउंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे p डिवाइडेड बाई n से। पिच आपको उसने दे दिया 1। ठीक है, तो 1 mm हो गया, मिलीमीटर में है। और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने? नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 100। देखो यहां पर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो आपको यहां से देखना है सर्कुलर स्केल से। ठीक है, तो जैसे यहां लिखा गया 0, यहां लिखा गया 95। तो 95 के बाद हम काउंटिंग तो 1 2 3 में ही करते हैं ना। तो 95 का ये हो गया 96, फिर 97, 98, 99 और 100। मतलब इसमें 100 होंगे। क्योंकि सर्कुलर स्केल है तो वो लिखा नहीं जाएगा। जैसे सर्कुलर है, जैसे अगर आप देखो, मान लीजिए ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं एंगल में। ठीक है, तो एंगल ये 0 डिग्री होता है, फिर ये 90 डिग्री होता है, फिर ये कितना होता है? 180, और फिर 270, और फिर कितना होता है? तो अगर हम घूमकर एक सर्किल में तो एक चक्कर घूमकर वहीं पर वापस आएंगे। तो इसका मतलब जहां पर 0 डिग्री होता है वहीं पर 360 डिग्री होता है। एक ही जगह पर दोनों होते हैं ना। ठीक है, जहां 0 वहां 360। यानी कि वैसे यहां पर होगा कि अगर ये सर्किल में बनाया गया है, जैसे मान लिया ऐसे ही सर्कुलर स्केल है, तो यहाँ पर अगर 0 है तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते और यहाँ पर आ गया ये 95। तो 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ठीक है, तो 100 ना लिखकर वहां पर क्या है? 0। तो हम समझ गए कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे? 100। बात समझ में आई ना? ठीक है, कि जैसे यहाँ पर 0 360 एक ही लिखा जाता है, वैसे यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और अगर वापस यहीं पर 0 तक आ रहे हैं और ये 95 है तो ये आगे काउंट कर लो 6 7 8 9 और 100 हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर यहीं पर कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि जैसे 0 आपके सामने था, ठीक है, तो आपने ऐसे कर लिया। अब मान लेते हैं क्या ऐसा यहां पर है तब आप कुछ कर पाएंगे? जैसे मान लिया ऐसे उसने दे दिया, ऐसा कुछ बना दिया गया। अब इसमें आप बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ डिवीजन होंगे? इसमें n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर सिर्फ 75 दिख रहा है, मान लिया यहाँ पर 75 दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर उसने 80 भी लिख दिया, ठीक है, तब भी नहीं बता पाओगे। जब तक जीरो नहीं दिखेगा तब तक नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर 75 है, ये 80 है, तो हमें नहीं पता कि 80 के बाद, मतलब यहाँ पर 80 के बाद आगे और पार्ट आएंगे या 80 ही टोटल डिवीजन होंगे। भाई हम कैसे अंदाजा करके बता दें? हो सकता है 80 के बाद 81, 82, 83 स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 100 ही डिवीजन हो, 90 हो, कितने भी हो। तो यहाँ इसलिए हम बता पाए क्योंकि जीरो भी हमें सामने दिख रहा था, कि हम जीरो से ऐसे नीचे की तरफ काउंटिंग नहीं होती, वैसे ही होगी काउंटिंग। तो 1 2 3 करके आए 95, और क्लियर था 96, 97, 98, 99 एंड 100, बट यहाँ पर वो क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसा कहीं नहीं दिया जाएगा, और दिया भी गया है तो वो गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसा दिया गया है तो वो क्वेश्चन में या तो लिख देगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, क्योंकि इसको देख के आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें आपको जीरो नहीं दिख रहा है, जबकि उसको देखकर आप बता सकते थे, ठीक है। तो एक काम हो गया हमारा, n की वैल्यू यहां पर रखा हमने 100, और ये आ गया 0.01 mm, ठीक है, मिलीमीटर में आ गया 0.01 mm लीस्ट काउंट। अब हमें रीडिंग बतानी है, तो ऑब्जर्व रीडिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m प्लस c इंटू LC, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग बताओ कितनी, 2, ठीक है, कितनी, 2 है ना, ये तो 0 है, तो फिर ये 1 होगा और ये 2 होगा, और ये किस में है, mm में, मतलब ये 2 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग जो है वो 2 मिलीमीटर, ये मेन स्केल है ना, तो मेन स्केल से ही हमें मेन स्केल रीडिंग मिलती है, दैट इज 2 mm, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई, प्लस C, कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा, 97, 95, 96, 97, ये वाला जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ में, बेस लाइन के सीध में, तो ये कौन सा है, 97। तो इसका मतलब यहां पर कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया 97, और इनटू लीस्ट काउंट 0.01, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2.97 mm। तो जितने लोगों ने ये पहला आंसर बताया था उनका एकदम सही था, 2.9। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग स्क्रू गेज डायग्राम आर गिवन फॉर मेजरिंग जीरो एरर इफ जैसे ये चीज जो मेंशन कर दी गई यहाँ पर, फॉलोइंग स्क्रू गेज डायग्राम्स आर गिवन फॉर मेजरिंग जीरो एरर, क्योंकि ऐसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ये लग सकता है कि पता नहीं इसमें जो यहाँ पर ए और बी फेसेस हैं उनको आपस में टच कराया गया या नहीं कराया गया, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। लेकिन जब उसने लिख दिया कि फॉलोइंग स्क्रू गेज डायग्राम्स गिवन फॉर मेजरिंग जीरो एरर, तो आपको क्लियर है कि अगर जीरो एरर मेजर करने के लिए डायग्राम्स दिए गए हैं तो इसका मतलब उनके फेस ए और बी को आपस में टच करा दिया गया होगा। इफ लीस्ट काउंट ऑफ गिवन स्क्रू गेज इज 0.01 mm, देन फाइंड जीरो एरर। क्या क्या आंसर है, पहले में एरर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, और दूसरे में नेगेटिव, तो पहले का आंसर क्या है 0.03 और दूसरे में 0.04, बिल्कुल सही है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो लीस्ट काउंट उसने आपको पहले से ही दे रखा है 0.01 mm, मतलब लीस्ट काउंट जो है वो आपको दिया गया है, लीस्ट काउंट 0.01 mm, दोनों के लिए वही है। अब जीरो एरर का अगर हम इसके लिए देखें तो इसमें जीरो पहले रुक गया, तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगी, तो जीरो एरर जो पहला डायग्राम है उसके हिसाब से प्लस C0 इंटू LC, C0 इंटू LC, तो हम लोग यहाँ पर C0 की वैल्यू रखेंगे C के बराबर, मतलब इस केस में C0 C के बराबर ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर में C0 C के बराबर, तो आप देखो यहाँ पर जीरो है तो ये होगा 1 2 और ये होगा 3, ठीक है, बस सीधे काउंटिंग कर लो 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया प्लस C0 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, तो 3 और इनटू लीस्ट काउंट कितना 0.01 mm में है, तो ये प्लस 0.03 mm, ठीक है, ये एरर हो गई। बस जो कॉन्सेप्ट बताया गया, जो फॉर्मूला बताया गया उसमें वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले केस में आप देखो लीस्ट काउंट तो वही रहेगा सेम, लीस्ट काउंट कितना 0.01 mm, यहां पर नेगेटिव जीरो एरर है तो C0 क्या हो जाएगा n माइनस। अब यहां पर सोचो, यहां पर अगर आपने ये चीज अगर आप नहीं करते हैं
तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 95, 96 रख दोगे। 96 अगर आपने रख दिया तो गलत हो जाएगा, तो हमें 96 नहीं रखना है, बल्कि टोटल यहाँ 0 या 95 है तो ये 100 हो जाएंगे, पीछे भी समझा दिया गया था। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 माइनस 96, ठीक है, नहीं 95 नहीं, ये वाला कौन साइड कर रहा है ना, बेस लाइन की सीध में ये है, तो 96 वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। तो C नॉट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। अब आप यहाँ पर 0 एरर लिख सकते हैं, 0 एरर माइनस C नॉट इंटू LC, माइनस C नॉट की वैल्यू 4 और LC हो गया 0.0, क्या जाएगा माइनस 0.04। ठीक है, तो इसमें 0.03 mm, उसमें माइनस 0.04 mm। देखा जाए तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आप अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिना पेन चलाए आप लिख सकते थे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है C नॉट इंटू LC करना है। पहले देखा पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर क्या करना है C नॉट, सीधे काउंट कर लिया 1 2 3, 3 इंटू LC कितना क्वेश्चन में दिया 0.01, कौन सा इतना बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 0.01 कितना हो गया 0.03, और एरर कैसे प्लस में, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस जो समझाया जा रहा है वो चीज लिख दी जा रही है कि आपको ध्यान रहे कि क्या बताया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लिख लिया सभी ने, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Two full turns of the circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale. The total number of divisions on the circular scale is 50. ठीक है। Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03 mm while measuring the diameter of a thin wire. A student notes that the main scale reading is 3 mm and the number of circular scale division in line with the main scale as 35. The diameter of the wire is. अब उसने सारी चीजें आपको इसमें दे रखी हैं, ठीक है। निकाला किसी ने, क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है। सभी लोग ट्राई करो, आराम से देखो, क्वेश्चन की लंबाई पर मत जाओ कि क्वेश्चन इतना बड़ा है। आप जो है बस ये सोचो कि आपको उसने रीडिंग कहा है, द डायमीटर ऑफ द वायर का मतलब क्या है, रीडिंग निकालना है। अगर लीस्ट काउंट कहता तो लीस्ट काउंट निकालना, लेकिन डायमीटर का मतलब फिर वो रीडिंग कहलाएगी, ऑब्जर्व रीडिंग या करेक्ट रीडिंग। अब जैसे इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया ऑब्जर्व या करेक्ट, तो हमने क्या बताया था कि अगर 0 एरर दिया गया है तो इसका मतलब आपको करेक्ट रीडिंग निकालनी, तो उसने 0 एरर दिया है ना, है 0 एरर ऑफ दिस, तो इसका मतलब हुआ करेक्ट रीडिंग आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे ही बात आती है रीडिंग की, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या निकालना है, लीस्ट काउंट, क्योंकि अगर फॉर्मूला देखो तो ऑब्जर्व रीडिंग का m प्लस C इंटू LC है ना, तो अगर उस फॉर्मूले की बात करें तो उसमें लीस्ट काउंट हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो पहला हम लीस्ट काउंट पर फोकस करने वाले हैं कि लीस्ट काउंट कैसे निकालें। अब लीस्ट काउंट स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला P/N, मतलब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पिच, ठीक है। अब पिच जरा देखो, उसने क्या कहा, 2 full turns of the circular scale of screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale। अब ये जो कह रहा है लैंग्वेज, ठीक है, अभी हमने इसीलिए आपको समझाया था कि कवर कर रहा है वो 1 mm या उसके ऊपर चल रहा है, मतलब लैंग्वेज बदल दी जाती है। लेकिन अगर आपको डायग्राम पता है और इसका डायग्राम पता और इसमें जो आपको बताया गया था वो चीजें आपके क्लियर हैं तो आप समझ जाएंगे। जैसे उसने कहा टर्न ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज कवर अ डिस्टेंस, तो हमने क्या बताया था कि ये जो होता है ये इसको कवर ही तो करता है। आकर जब आप इसको ऐसे ऐसे मूव कराते हैं तो इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि जब हम 2 फुल टर्न यहां पर घुमाते हैं तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 1 mm। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वो जो 2 चक्कर हैं वो 1 mm को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब 2 रिवोल्यूशन 1 mm को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन पिच क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन में कितना वो कवर करेगा या कितना वो चलेगा, तो हमें 1 रिवोल्यूशन का देखना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सिंस 2 full turn, अब
पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल में लिख लेंगे 2 फुल टर्न्स इम्प्लाइज दैट 1 mm। हम समझ गए 2 फुल टर्न 1 mm को इंडिकेट कर रहा है, तो एक टर्न कितना इंडिकेट करेगा, देयरफॉर 1 फुल टर्न इम्प्लाइज दैट 1/2 mm। ठीक है, 1/2 mm हो गया, तो या फिर हम इसको कह सकते हैं 0.5 mm, और इसी को हम क्या कह देंगे, दिस इज पिच। ठीक है, पी हो गया। अब पिच मिल गई तो हम लीस्ट काउंट बता सकते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई M, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 50 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो डिवाइडेड बाई हो गया 50। ये मिलीमीटर में रखा है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ डेसिमल हटाएंगे, 0 आ जाएगा नीचे, तो 1/100 आएगा, 1/100 का मतलब 0.01 mm, ये लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब हम रखेंगे ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू M प्लस C इंटू LC। ठीक है, सब सीक्वेंसली वही करते जाना है। उसने कहा while measuring the diameter of thin wire, a student note that main scale reading is 3 mm। तो जहां मेन स्केल रीडिंग है वहां 3 रख दिया। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 35 नंबर का डिवीजन। ठीक है, बेस लाइन की सीध में आ जाने का मतलब, या रेफरेंस लाइन बोल देते हैं कई बार, तो इसका मतलब 35 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। सब कुछ मिलीमीटर में है, तो ये 0.35 हो जाएगा, यानी किया जाएगा 3.35 mm। लेकिन क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं, क्योंकि उसने आपको 0 एरर भी दे रखा है, तो जो करेक्ट रीडिंग है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर। ठीक है, तो ऑब्जर्व रीडिंग क्या है, 3.35 माइनस 0 एरर, विद साइन रखेंगे माइनस 0.03, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा 3.38। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो गया ना ये वाला। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पूछा गया था नीट में। ठीक है, 2018 में। ये जो क्वेश्चन है पढ़ के आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब से लिख दिया गया था, लेकिन समझ में आ जाता है पढ़ के कि क्या हो। ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। देखो, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए वो मतलब वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में जितना कुछ होता है मैंने सब कुछ आपको उसमें बता दिया, जो आपके लेवल का है, आपके मतलब का है। ठीक है, तो सारी चीजें बताई गई। रीजन क्या है कि हमेशा ऐसा ही नहीं क्वेश्चन पूछा गया कि आसान ही क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, जैसे इधर तो खैर कुछ सालों से आसान ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट देखो आप इसमें सारी चीजें उसने पूछ रखी। ठीक है, मतलब उसने 0 एरर भी दे रखा है और रीडिंग पूछ रखी है। ऐसा ही क्वेश्चन और भी पूछा था, एट इट इज सेम क्वेश्चन वो नीट में ही पूछा गया था। वो क्वेश्चन सेल्फ इवैल्यूएशन में दिया गया था। अभी हम वो क्वेश्चन आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके यहाँ डायरेक्ट पूछा गया था। तो इसीलिए जैसे कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो फिर उसमें सारी चीजें पढ़ लें जितने अपने मतलब के। पता लगा हमने खाली लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया, अब आप लीस्ट काउंट निकालना अगर सिर्फ जान रहे हैं तो इसमें तो उसकी जरूरत ही नहीं, इसमें तो उसने लीस्ट काउंट पहले दे रखा है। तो आपको पूरा आना चाहिए कि रीडिंग, 0 एरर, सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। आई स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। उसने लीस्ट काउंट आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, आंसर हमें सेंटीमीटर में ही निकालना है, तो ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग उस चीज को कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। मेन स्केल रीडिंग भी उसने दे दी, यानी कि m की वैल्यू उसने 5 मिलीमीटर दिया है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो क्या लिखेंगे, 0. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको ये मिल गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग। एंड 0 ऑफ, अब यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी, एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूज करता है कि यार 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल का 0 कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस, मतलब वो ऊपर की तरफ ऐसे बता रहा है कि 25 डिवीजन ऊपर है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो यही चीज तो हो गई ना
कि 25वां डिवीजन रेफरेंस लाइन के सीध में आएगा, यही तो इसका मतलब हुआ। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लाइन, यानी कि रेफरेंस लाइन के ऊपर वो जीरो चला गया, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 नंबर का जो डिवीजन है, 25 नंबर का डिवीजन, वो रेफरेंस की सीध में आ गया, ठीक है। तो यहां से कोइंसाइडिंग डिवीजन की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 25। इतनी चीजें हो गई, जीरो एरर भी आपको दिया गया, रीडिंग आपको बताना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर करेक्ट डायमीटर उसने पूछा है, तो पहले हम लोग ऑब्जर्व रीडिंग निकाल लें, m प्लस सी इंटू एल सी, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड था, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। 0.5 प्लस 25 इंटू 0.001, तो ये 0.525 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर। और फिर करेक्ट रीडिंग आपको निकालना है, भाई ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25 ही रहेगा। फिर ये क्या दिखाता, 1 2 3, मतलब जो डेसिमल है वो 3 प्लेस पर लगना है, तो 3 प्लेस पर लगने का मतलब 0.025 होगा, और जब इसको ऐड करोगे तो 0.525 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट रीडिंग क्या होता है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। ऑब्जर्व रीडिंग 0.525 है, माइनस जीरो एरर, माइनस में दिया गया माइनस 0.004, ठीक है। सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट ही कर लिया था, सब सेंटीमीटर में आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा 4000। अब आप खुद ही देख लो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है, और वो लैंग्वेज समझ में आ जाती है अगर वो डायग्राम हमारे दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। सब कुछ सीधे सीधे दे रखा था उसने। अभी आपको हमने C नॉट इज इक्वल टू n माइनस सी का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। n माइनस सी की आप डायरेक्ट अगर आप रख देंगे नेगेटिव जीरो एरर में, अगर आपने डायरेक्ट रख दिया वहां पर C नॉट की वैल्यू C के बराबर, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए जो अगला क्वेश्चन है वो मैंने इसीलिए डाला कि आप ये समझ लो कि n माइनस सी वाला ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जब नेगेटिव जीरो एरर की कंडीशन होती है। वैसे नोट करिए, आप नोट कर लेना आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन हम लोग कर लेंगे। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर क्या करते हैं, भाग लेते हैं वहां से। लेकिन हमने आपको पहले बता दिया कि चाहे वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के, जैसे आप खुद ही देख लो, देखिए चाहे ये क्वेश्चन देख लो, देखने में तो बड़ा ही लग रहा है, आप इससे पहले वाला ही क्वेश्चन देख लो, वहां पर वो दूसरे वाले उसमें था स्क्रीन में, वो भी क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा था, लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 लाइन से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब यहां मत काउंट करो कि 4 लाइन से तो ज्यादा लिखा हुआ है, ये तो मैंने लिख दिया है ना सारी चीजें, तब है। अदरवाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत बड़ा ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा सुन लिया करो, आपस में क्या ज्यादा डिस्कशन मत किया करो। तो ऐसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन डालने के 2 पर्पज हैं। जैसे ही ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक तो जेई में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, अगर जीरो एरर भी उसने नहीं दिया है और वो भी वो हमसे निकलवाना चाह रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम जीरो एरर। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में निकाला था, मान लो यही क्वेश्चन हमें छोटा करना है, हम खाली इस क्वेश्चन में जीरो एरर ही आपसे पूछ दें, क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम थोड़ा सा कट कर दें यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है। और बाकी इस क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे कि जीरो एरर भी अगर हमें निकालना पड़ गया कहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम। पहले हम यहां तक आ जाएं, यहां तक, ठीक है। यहां से कि उसने कहा एक स्क्रू गेज है जिसकी पिच इतनी है और 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर बने हैं, उसका यूज कर रहे हैं हम एक थिकनेस को, एल्युमिनियम शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। यहां से हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि लीस्ट काउंट तो तुरंत मिल जाएगा हमें, P डिवाइडेड बाई N, ठीक है। तो हमारे माइंड में आ गया कि लीस्ट काउंट ऐसे कर लेंगे। अब देखो यहां पर उसने क्या लिखा, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले, इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। अब यहां तक पढ़ के आपको क्या लगा, हम क्या निकालने वाले हैं यहां से, जीरो एरर। यही चीज होती है, जब ध्यान देते हो तो बोलोगे, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं समझ पाओगे। हमने क्या कहा था कि अगर
हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करेंगे कि उसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है। तो ये जो उसने कहा है वो यही तो कहा, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले उसकी सीट का। इट इज फाउंड, ये पाया जाता है, दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, स्क्रू गेज के दोनों जॉ को जब हम कांटेक्ट में लाते हैं तो देखा गया द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, ठीक है, मतलब बहुत बस रेयरली आपको वो दिख रहा है, ठीक है, तो उसी को बेयरली लिख दिया गया, मतलब मुश्किल से ही दिख रहा है। तो होता क्या है, हमने आपसे क्या कहा था अभी जब डायग्राम भी बनवाया गया था, कि जब हम इसको ऐसे टाइट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जब टाइट किया इसके बीच में कुछ नहीं लगाया तो इसका जीरो कहाँ दिख रहा है हमें, ठीक है, ऐसे अगर हम ओपन कर दें तो ये जीरो वगैरह दिखने लगते हैं, लेकिन ये जीरो मुश्किल से ही दिख रहा है, ठीक है, ये उसने कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल रीडिंग नहीं ली जाएगी कोई, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग होगी नहीं। आप देखो कॉन्सेप्ट में यही चीज तो हमने बताई थी आपको। यहां पर जरा जीरो एरर वाले में देखो, ये चीज जो समझाए थे कि देखो हल्का सा जीरो दिख रहा है, तो इसी को कहा गया जीरो ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। अब जैसे अगर हम आपसे पूछे बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो जीरो ही तो रहेगी, क्योंकि आगे कोई 1 2 3 दिखते, जैसे इसमें अगर हम मेन स्केल रीडिंग आपसे पूछें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आपने क्या बताया था 8 5 6 7 8, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो इसमें कोई रीडिंग है ही नहीं, बस मुश्किल से वो जीरो दिख रहा है आपको। तो यही कंडीशन उसने लिखकर आपको दी है, ठीक है। तो यहां पर फिर उसने क्या कहा, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज दिस एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट उसने इतना दिया है बिफोर स्टार्टिंग से लेकर यहां तक, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला जो दिया गया है, ठीक है, यहां तक का, तो ये जीरो एरर निकालने के लिए दिया है। ये कॉन्सेप्ट जो इतना उसने दिया है ये लीस्ट काउंट के लिए दिया था, ये किसके लिए हो गया, जीरो एरर के लिए कॉन्सेप्ट हो गया, और फिर ये रीडिंग के लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑब्जर्व या करेक्ट रीडिंग के लिए, ठीक है, ऑब्जर्व रीडिंग लिख देते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बता दिया। तो देखो 3 सेक्शन में पूरा क्वेश्चन हो गया, लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, जीरो एरर निकाल लेंगे, रीडिंग निकाल लेंगे, और देन करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, सीधे सीधे आ गया कॉन्सेप्ट। अब देखो एक एक चीज करते हैं, पहले देखो हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, P by N, पिच की वैल्यू 0.5 है और ये कितना है 50, ठीक है, 50 डिवीजन, तो ऊपर डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 1/100 यानी कि 0.01 mm, ठीक है, आंसर mm में दिया गया इसलिए हम लोग सारी रीडिंग्स को mm में ही रखते हुए निकालें। एक काम हो गया हमारा। अब हमें जीरो एरर भी निकाल लेना चाहिए क्योंकि उसने जीरो एरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है, तो जीरो एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो एरर, जीरो एरर होता है यहां पर। अब यहां पर आपको ये भी डिसाइड करना है कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर पहले डायग्राम ही समझा देते हैं आपको। उसने यहां पर जीरो एरर के लिए क्या कहा है कि बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन। अब इस बात को समझो, उसने ये कहा ऐसे, मतलब जो चीज है उसको डायग्राम में हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो डायग्राम में जब बनाएंगे तो ये बेस लाइन हो गई, और उसने कहा जीरो मुश्किल से ही आपको दिख रहा है, तो ये जीरो हो गया, बेयरली विजिबल कहा गया। उसने कहा द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, तो इसकी सीध में क्या आ रहा है 45th, यानी कि यहां पर 45 नंबर का डिवीजन आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, काउंटिंग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो 45 के बाद यहां पर आएगा 46, फिर 47, 48, 49 और ये आएगा 50, यानी कि और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50, तो इसका मतलब ये जीरो भी होगा और यही डिवीजन 50 भी होगा। अभी हमने समझाया था ना जीरो और 100, तो वैसे यहां पर चूंकि 50 ही डिवीजन है तो यही 45 के बाद ही तो आएगा ना
46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0 आएगा 50 पर, क्योंकि 0, 50 एक ही जगह पर होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने 50। अब जैसे ही आपने डायग्राम बनाया, ये कंडीशन किसकी है, जब स्टार्ट मतलब मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले का। तो अब आप बताओ ये जीरो एरर कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगी ना, जीरो एरर, क्योंकि जीरो आगे चला गया तो माइनस में होगी सी नॉट इंटू एल सी। अब यहां पर आपको सी नॉट की वैल्यू क्या लेनी है, सी नॉट इज इक्वल टू सी लोगे या एन माइनस सी, क्योंकि नेगेटिव है तो n माइनस सी लेंगे, तो n की वैल्यू क्या है 50, c की वैल्यू है 45, दैट इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में अगर आपने कहीं c की वैल्यू 45 रख दी होती तो आपका गलत हो जाता, आंसर ही नहीं मैच करता, कोई आंसर ही नहीं आता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव में हम c नहीं रखेंगे बल्कि n माइनस सी रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 और इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, दैट इज माइनस 0.05 mm, ठीक है। ये एरर पहले आप इतना नोट कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, रीडिंग निकालनी है, उसमें एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना। नोट कर लिया आपने? तो हम लोग यहाँ पर इतना जीरो एरर तक का हो गया। अब हमें रीडिंग देखना है, तो रीडिंग उसने कहा, ये तो बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट था, अब उसने मेजरमेंट स्टार्ट किया तो क्या आया है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज दिस। अब जब उसमें उसने सीट को सेट कर दिया, भाई जब एरर लेते हैं, ये जीरो एरर लेते हैं, तब तो हम कुछ नहीं लगाते हैं। अब जीरो एरर निकाल लिया हमने, अब उसमें सीट को सेट किया और फिर से वापस उसको टाइट किया। तो जब हम टाइट करेंगे तो अब क्या आ रहा है, अब जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी दिख रही है 0.5, और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 25 डिवीजन। तो वो 45 एरर निकालने के लिए था और ये रीडिंग का है 25, मतलब ये सी की वैल्यू उसने दी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सी इंटू एल सी, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या है 0.5, तो 0.5, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 25 और लीस्ट काउंट क्या है 0.01, 25 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये 0.25 मतलब कितना हो जाएगा 0.75 mm में, ठीक है। ये रीडिंग हो गई, लेकिन हमें चाहिए करेक्ट रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऑब्जर्व रीडिंग है 0.75 माइनस, हमने जीरो एरर क्या निकाला माइनस 0.05, मतलब कितना आ जाएगा 0.80 mm। कौन सा था, सेकंड ऑप्शन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। 15 नंबर का क्वेश्चन भाई स्फेरोमीटर का एक दे दिया गया लीस्ट काउंट वाला, बाकी वो पूरा डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे। बस ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया क्योंकि एक एनसीईआरटी में लीस्ट काउंट का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। A spherometer has least count of 0.005 mm and its head scale is divided into 20 equal division। मतलब ये हो गया यहाँ पर लीस्ट काउंट और ये हो गया स्मॉल n की वैल्यू। उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्फेरोमीटर स्क्रू। कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस का मतलब पिच की बात वो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लीस्ट काउंट लिखते हैं P डिवाइडेड बाई n, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा लीस्ट काउंट इंटू n। लीस्ट काउंट कितना 0.005 और इंटू 200, ठीक है। ये मिलीमीटर में ही आएगा क्योंकि हमने लीस्ट काउंट mm में रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, ये 1 mm। हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। The least count of a stopwatch is 1/5 second. The time of 20 oscillation of a pendulum is measured to 25 second. Find percentage error in the measurement of time. तो ये एक फॉर्मूला आपको बताया गया था ना, परसेंटेज एरर, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया कि कहीं ऐसा परसेंटेज वगैरह पूछ ले तो क्या करोगे, तो परसेंटेज में लीस्ट काउंट डायरेक्ट उसने दे दिया 1/5, तो 1/5
डिवाइडेड बाई, उसने कहा है टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया गया है 25 सेकेंड। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, 20 या 25? 25। मेजर तो वही क्या है, 20 ऑसिलेशन का समय मेजर किया गया, कितना, 25। तो यहां हो जाएगा 25 और इंटू 100, ठीक है, 0.8% आ जाएगा, ठीक है। ये 100/25 4 और 4 डिवाइडेड बाई 5 0.8, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ लेंथ 17 नंबर, if length of a rod is measured by vernier calipers and equal to 3.45 centimeter, then how much error is possible in measurement? Also find percentage error in the measurement of length। क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन हमने कहा था कि जैसे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी से ये क्वेश्चन पॉसिबल है, जो एरर में बताया गया था वहां से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो वो एरर का ही है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया था कि जो लेंथ है वो कितनी है, 3.45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे क्या बताया गया था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, तो इसमें जैसे उसने कहा हाउ मच एरर इज पॉसिबल, आल्सो फाइंड परसेंटेज एरर। तो मैक्सिमम एरर पॉसिबल कितनी होती है, लीस्ट काउंट के बराबर, लेकिन यहाँ पर लीस्ट काउंट निकालने के लिए कुछ नहीं दिया है। तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पहले नंबर को करते हैं 0, दूसरे को समझाया था ना आपको स्टार्टिंग में, यही मेथड रहता है, पहले को 0 करो, डेसिमल जहां वहां रख दो, दूसरे नंबर को 0 करो, और लास्ट में जो भी है, लास्ट में 1 2 3 हो, 0 हो, कुछ भी नंबर है उसकी जगह पर आपको क्या रखना है, 1। अगर ये 0 भी होता तब भी हम 1 ही रखते हैं। मतलब ये मेथड रहता है निकालने का कि बाकी सारे नंबर्स को 0 और लास्ट वाले नंबर को 1। तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर एंड दिस इज लीस्ट काउंट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो इसी के बराबर होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, ठीक है। अब परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए भी जो फॉर्मूला बताया गया, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू into 100, 0.1 डिवाइडेड बाई जो, सॉरी 0.01 जो लीस्ट काउंट है, एंड डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू क्या है, 3.45 into 100। तो ये 100 डिवाइडेड बाई 345 होगा, सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.28 के आसपास आ जाएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.3% लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दो डेफिनेशंस यहाँ पर हैं, एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की। तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसी पर वो क्वेश्चंस आगे थ्योरेटिकल हैं क्वेश्चंस, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं एक्यूरेसी क्या। देखो जैसे एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग एक्यूरेसी कैसे बोलते हैं कि भाई ये इतने % एक्यूरेट है। तो जैसे कह दिया गया 2% की एरर है तो हम लोग कहेंगे 98% एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पर जो एक्यूरेसी की डेफिनेशन है वो ऐसे नहीं दी जाती है। एक्यूरेसी जब पूछा जाता है तो अगेन आपको एरर ही निकालना होता है, ठीक है। मतलब एरर ही आप बताते हैं एक्यूरेसी में भी, क्योंकि जो डेफिनेशन हम लोगों के सिलेबस में दी गई है या जिस तरह से हम लोगों के सिलेबस में कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें एक्यूरेसी का मतलब भी एरर से ही होता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी की डेफिनेशन देखो तो क्या है, इट इज द डिग्री, डिग्री का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, एक तरह से अमाउंट या लेवल कह सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं, कितने अमाउंट से, ठीक है। इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब कितने अमाउंट से क्लोज है ऑफ अ मेजरमेंट कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना था। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे मान लिया कोई भी वैल्यू हमने कोई चीज मेजर की और उसकी वैल्यू सपोज कर लिया, मान लिया कोई एल लेंथ है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने मेजर की, सपोज कर लिया वो 10 सेंटीमीटर है या कुछ भी यूनिट हो सकती है, तो हम लोग इसको फिलहाल खाली ऐसे 10 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जो ट्रू वैल्यू है, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू है वो मान लेते हैं एक ने, जैसे एक
स्टूडेंट को दिया गया, कहा इस लेंथ को मेजर करके लाओ, तो वो मेजर करके लाया और उसने उसको 9.8 बताया। दूसरे ने उसी चीज को मेजर किया 9.7 और तीसरे ने मेजर किया 9.6। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों का जो अंतर है वो 0.2 है, इन दोनों का अंतर 0.3 है और इन दोनों का 0.4 है। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब डिग्री का मतलब अमाउंट, कितने अमाउंट से वो क्लोज है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर तो ये वाला रिजल्ट इसके कितना क्लोज है? 0.2 से, ये 0.3 से क्लोजनेस इसकी है और ये 0.4 से। तो अगर हम देखें यहां पर तो ये सबसे ज्यादा क्लोज रिजल्ट है ना, तो जिसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है यहां पर कम है, इसका मतलब वो सबसे नजदीक इसके होगा और इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो कुल मिला के जब वो एक्यूरेसी पूछता है तो वो आपसे ये डिग्री पूछता है कि कितने अमाउंट से वो क्लोज है। और अगर आप एरर के लिए याद करो, एब्सोल्यूट एरर के लिए, तो उसमें तो यही बताया गया था कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है वही तो एब्सोल्यूट एरर है, तो यही निकालना होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है 0.2, यही हमें यहाँ पर बताना होता है एक्यूरेसी में। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, इट इज क्या है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक, प्रिसीजन क्या है? अब जैसे अगर आप डिक्शनरी में देखो तो दोनों का मतलब लिखा होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, शुद्धता या यथार्थता, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इन दोनों में डिफरेंस है। एक्यूरेसी का मतलब तो यह है कि कितने अमाउंट से वो क्लोज है, वो चीज होगी एक्यूरेसी। लेकिन अगर प्रिसीजन की बात करें तो ये क्या है? इट टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर कोई एक रॉड है, ठीक है, तो उसे कितनी लिमिट तक मेजर किया गया है, मतलब कितनी लिमिट का मतलब डेसिमल के कितने प्लेस तक हम उसे मेजर कर रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था कि किसी चीज को मीटर स्केल से मेजर करो तो डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर पाते हैं, इस वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं डेसिमल के 2 प्लेस तक और स्क्रू गेज से डेसिमल के 3 प्लेस तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको जितना ज्यादा प्लेस तक हम मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब वो उतना ज्यादा हम एक्यूरेट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे एक्यूरेट ना बोलकर उसे क्या बोला जाता है? प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, कि ये इतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप डेसिमल प्लेस काउंट करो और देख लो कितने डेसिमल प्लेस हैं, जिसमें जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। तो अब यहां पर इसका एक सीधा सा मतलब और भी है, स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जैसे अभी आपसे क्या कहा गया कि अगर हम मेजर करते हैं किसी मीटर स्केल से, तो भाई मीटर स्केल से 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मीटर स्केल का। वर्नियर कैलिपर्स का क्या है? वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर है और स्क्रू गेज का क्या है? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर तीनों की यूनिट देखो तो सेंटीमीटर में है, तो ये जो है ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम है और ये सबसे कम है। मतलब ये 0.001 सबसे कम होगा ना, तो ये सबसे कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिवाइस है ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, क्योंकि ये हमेशा डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजरमेंट देगा, और ये कितने तक देगा? 2 तक, और ये कितने तक देगा? 1 तक। तो ये भी तो कह सकते हैं जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको देगा, यही तो इसका मतलब हुआ। तो वही लिख दिया गया, स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ही ज्यादा वो प्रिसाइज वैल्यू देगा। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया, ये आपके एनसीईआरटी में इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया गया, तो वही यहां पर लिया गया कि एक्चुअल लेंथ, मेजर्ड लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ क्या है? 3.56। अब मान लिया एक स्टूडेंट को दिया गया कि भाई आप इस लेंथ को मेजर करके लेकर आओ, तो वो गया जल्दी से मीटर स्केल से मेजर किया उसने। अब मीटर स्केल से मेजर करेगा तो इतने तो मेजर कर पाएगा, तो वो मेजर, उसको पता नहीं था कितना मेजर करना है, तो उससे बस कहा गया इसको मेजर करके लाओ, तो वो मीटर स्केल से मेजर किया उसने और उसने बताया 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से दूसरे को दिया गया, तो एक ने 3.5 सेंटीमीटर बताया, दूसरे ने सोचा कि चलो थोड़ा सा अच्छे से मेजर कर लेते हैं, तो उसने वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया और उसने उस रीडिंग को कितना बताया? 3.46 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें
तो हमें जो पता था उसका मेजरमेंट वो था 3.56, कि ये उसका एक्चुअल मेजरमेंट है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाली वैल्यू क्लोज तो ज्यादा है, जैसे ये 3.46 है और ये कितना 3.5, तो ये ज्यादा क्लोज है ना इसके, ठीक है। नजदीक अगर देखा जाए तो 3.56 के ज्यादा क्लोज क्या है 3.5, तो ये एक्यूरेट तो ज्यादा है और ये कम एक्यूरेट है। देखो इसमें क्या लिखा गया, मोर एक्यूरेट, और यहाँ क्या लिखा गया, लेस एक्यूरेट। लेकिन अगर प्रिसाइज वैल्यू की बात की जाए, प्रिसीजन किसका ज्यादा, मतलब किसको ज्यादा यथार्थता से नापने की कोशिश की गई, किसको हमने ज्यादा एक्यूरेट नापने की कोशिश की, भले उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई बट उसको हमने कोशिश तो की। तो इसने तो डेसिमल के एक प्लेस तक कोशिश किया, इसने क्या किया, डेसिमल के 2 प्लेस तक इसने मेजर किया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इसने ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका लीस्ट काउंट कितना 0.01, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो, वहां पर मिसप्रिंट हो गया है, 0.1 लिख गया है, इसको 0.01 कर लेंगे, 0.01, ठीक है। तो 0.01 सेंटीमीटर यहां पर ये लीस्ट काउंट हो गया, और ये जो यहां पर है इसमें जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 और इसमें 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है और ये कम प्रिसाइज वैल्यू, तो सीधे से आप वहां पर लीस्ट काउंट देख सकते हैं, तो ये 0.1 ही तो होगा और इसमें कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर, तो ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू, तो ये लेस एक्यूरेट है लेकिन मोस्ट प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज वैल्यू। अब जैसे ये कोई रटने वाली चीज नहीं कि भाई ये ज्यादा एक्यूरेट है तो कम प्रिसाइज होगा, कम एक्यूरेट है ज्यादा प्रिसाइज। मान लिया किसी तीसरे को दिया जाता और उसने ऐसे एक मेजरमेंट किया होता 3.521 सेंटीमीटर, ठीक है, उसने ये मेजरमेंट किया होता, तो अगर वो ये मेजरमेंट करता तो यहां पर इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा क्लोज आ गई, क्योंकि 3.56 है और ये 3.5 3.521, तो ये सबसे ज्यादा क्लोज हो गया, तो इसका मतलब ये मोस्ट एक्यूरेट हो गया, और इसमें डेसिमल प्लेस भी सबसे ज्यादा है, मतलब अगर हम इसका लीस्ट काउंट देखें तो सबसे कम आएगा ना 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज। लिखना चाहे इसको लिख लें वहां पर, ये ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हो। तो सीधी सी बात है, एक्यूरेट का मतलब, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाएगा, कितने अमाउंट से वो क्लोज है, जो एक्चुअल मेजरमेंट के जितना क्लोज होगा उसको हम एक्यूरेट कहेंगे, और जो प्रिसाइज वैल्यू है जिसमें जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस होंगे हम उसे क्या कहेंगे, उतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, या कह दें कि जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी, ठीक है। Which of the following is the most precise instrument for measuring length? थर्ड, जैसे इसमें अगर आप देखो तो मीटर रॉड है, लीस्ट काउंट 0.1 है, इसमें 0.01, इसमें 0.001, सबसे कम लीस्ट काउंट यहां पर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। अभी यही बताया गया ना, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना थोड़ा ही था, थर्ड नंबर बस टिक कर देना। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। पहला दिया गया है अ वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद 19 मेन स्केल डिवीजन। तो आपको यहां पर ऐसे उसने दिया, लेकिन इसका लीस्ट काउंट आपको नहीं पता, और बिना लीस्ट काउंट के आप निकाल नहीं पाएंगे। स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन, ऐसे यहाँ पर स्पेरोमीटर के लिए दिया गया और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कुछ दे दिया गया। तो इसमें से उसने पूछा है मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस कौन सा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कुछ लोगों ने थर्ड बताया, कुछ लोगों को फोर्थ बता रहे हैं, और बाकी इंतजार कर रहे हैं जल्दी बताएं तो हम जाएं घर। इसमें देखो यहां पर फोर्थ वाला ही आंसर है, थर्ड नहीं। यहां तक कुछ लोग तो इसको इग्नोर ही कर दे, ऑप्टिकल ये क्या होता है, हटाओ इसके बाद, इसी 3 में से होगा कोई, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, यहाँ चेक करना है। जैसे अब पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, हम लिखकर समझा दे रहे हैं आपको, हालांकि तुम्हारा मूड तो बिल्कुल नहीं है लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा। लीस्ट काउंट जो है वो dx डिवाइडेड बाई n रहता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 और 19 का जो डिफरेंस है वो 1 का है, और यहाँ पर आपको कोई x की वैल्यू उसने नहीं दी है, तो जब नहीं दी जाएगी तो 1 mm हम
अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1 mm हो गई वैल्यू और डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। 20 डिविजन्स है ना वर्नियर पर, तो ये 0.05 mm आ जाएगा, ठीक है, 0.05 mm। ऐसे ही अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्क्रू गेज का, तो स्क्रू गेज का जो है यहाँ पर लीस्ट काउंट वो क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई N 1/100 दैट इज 0.01 mm। तीसरे में लीस्ट काउंट किसका है, स्पेरोमीटर का। अगेन स्पेरोमीटर के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे स्क्रू गेज वाला, 0.1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.001, ठीक है। ठीक है ना, लीस्ट काउंट निकालना तो समझ ही चुके हैं। इसका dx बाई n से निकाल लिया वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का P डिवाइडेड बाई n से, और स्पेरोमीटर का भी P बाई n से। डायरेक्ट आपको उसने पिच भी दे रखा है और डिविजन्स भी दे रखे हैं, पिच भी दे रखा है और डिविजन्स भी दे रखे हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। तो ये तो हमें पता है कि यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो इसका लीस्ट काउंट सबसे कम आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते, उसने यहां पर एक ऑप्शन और दिया है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ तक की लेंथ को मेजर कर सकता है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो लाइट की वेवलेंथ, जैसे अगर हम विजिबल लाइट, लाइट का मतलब सिंपली हम लोग विजिबल लाइट से समझते हैं, तो विजिबल लाइट जो है उसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर विजिबल लाइट, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर होता है 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। अब अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो उसे अगर हमें मिलीमीटर तक जाना है, ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने 1000 मिलीमीटर होते हैं ना। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, 10⁻⁻7 mm। तो हम लोग यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इंटू 10⁻⁻7, ये mm में कन्वर्ट हो गया, और ये भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहां पर अगर हम डिवाइड करें तो 4, और यहां पर आ जाएगा माइनस, ये 3 जीरो है ना, तो 10⁻⁻4 यानी कि 0.0004 mm से लेकर 0.0007 mm। मतलब एक तरह से अगर हम इसका लीस्ट काउंट निकालें तो चाहे यहां से निकाल लो चाहे वहां से, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.0001 mm, ठीक है। तो अब अगर आप तीनों में कंपेयर करो, ठीक है, ये तो सिंपल थे, ठीक है, इसको तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको लिखने की तो ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, तो पता ही है। मेन ये अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो कि लीस्ट काउंट कितना आया, 0.001 mm, सबसे कम यहां पर हमें इसका दिख रहा था, लेकिन अगर हम ये यहां पर हमने शामिल किया तो ये सबसे कम है, मतलब मिनिमम लीस्ट काउंट ये है, मिनिमम लीस्ट काउंट, सो मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, लास्ट वैल्यू, ये वाला आप नोट कर लें वहां पर। हो गया ये। 20 नंबर में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ये तो नोट कर लेना सभी ने। देखो 20 नंबर में एक कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि आपको डेसिमल प्लेस देखने हैं जिसमें ज्यादा डेसिमल प्लेस हो, तो वो सबसे ज्यादा वहां पर प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो अगर आप इसमें डेसिमल प्लेस खाली देखोगे
तो आपको लगेगा डेसिमल प्लेस यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 ही, तो लगेगा सब इक्वल प्रिसाइज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो हमने जब ये चीज बताया था कि डेसिमल प्लेस जिसमें ज्यादा होंगे, ठीक है, वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, लेकिन हमने साथ में एक चीज और बोली थी कि सबकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, mm, यहाँ क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, यहाँ किलोमीटर, ठीक है। तो यूनिट एक जैसी नहीं, इसलिए डेसिमल प्लेस नहीं देखेंगे, आपको लीस्ट काउंट देखना है। तो अगर हम लीस्ट काउंट देखें तो पहले वाले का जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो अगर आप निकालोगे तो 0.01 आएगा, बाकी सबके भी वही आएंगे 0.01, 0.01, 0.01। लेकिन पहले वाले का जो लीस्ट काउंट आएगा वो 0.01 मिलीमीटर में आएगा, ठीक है, जबकि इसका मीटर में आएगा, इसका सेंटीमीटर में आएगा और इसका किलोमीटर में। तो सबसे मिनिमम लीस्ट काउंट यही तो होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मिनिमम लीस्ट काउंट, मिनिमम लीस्ट काउंट, इसलिए यही सबसे ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। तो खाली नहीं कि डेसिमल प्लेस देखकर कंफ्यूज हो गए, डेसिमल प्लेस तब देखेंगे जब सबकी यूनिट एक जैसी है। अगर यूनिट डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, आप वहां पर फिर क्या देखेंगे, यूनिट अगर डिफरेंट है तो लीस्ट काउंट देखो सबसे कम किसका है, वो भी पॉइंट वहां पर लिखवा दिया गया था, ठीक है। द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, कितनी जल्दी में हो पता चल जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। तो 5 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा क्लोज क्या है, 4.9, ठीक है।